तो भाई आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसमें टोटल जो है आप लोग की 4 यूनिट दी गई हैं और टोटल आप लोग के 6 चैप्टर दिए गए हैं। यही आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। इसी सिलेबस से ही जो है हमने आप लोगों के लिए ये कंटेंट तैयार करा है। मैं गारंटी देता हूँ भाई अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, इन नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को खरीद सकते हो। तो भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पहले क्वेश्चन में हम लोगों से भाई सिनेमा को एक कला के रूप में कैसे समझा जा सकता है, यानी कि सिनेमा का कहीं ना कहीं हमें मतलब समझाना है और उसकी सैद्धांतिक पहलू क्या हो, वो सारे पहलू कहीं ना कहीं हमें समझाने अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ इसका महत्व क्या होता है वो भी कहीं ना कहीं हमें समझना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा के किसी भी तरीके से कैसे भी पूछ ले सैद्धांतिक पहलू के बारे में, वही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है भाई, आइए तो अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे। देखो, सिनेमा जो होता है केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि एक समग्र कला का रूप है। ठीक है, सिनेमा का ऐसा ही मतलब नहीं है कि भाई इसमें मनोरंजन ही दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, बस नहीं नहीं भाई, इसके साथ साथ जो सिनेमा है ना, एक कला है, एक आर्ट है। इसके अंदर भाई कहानी, अभिनय, संगीत, ध्वनि, प्रकाश, तकनीक, कौशल, इन सारी चीजों का मिश्रण है। इसके इन सबके माध्यम से ही कहीं ना कहीं सिनेमा का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, यही सिनेमा कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप से कनेक्ट करने का, अपने आप से जोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक है, सिनेमा का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। सिनेमा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के सिनेमेटोग्राफ शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है चलती हुई तस्वीरें या फिर मूविंग इमेजेस। ठीक है, साधारण शब्दों में देखे तो सिनेमा वह कला है जिसमें चित्र, ध्वनि, संवाद, संगीत, प्रकाश, अभिनय और तकनीक के माध्यम से कहानी को पर्दे पर जीवंत रूप प्रस्तुत किया जाता है। इन सारी चीजों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं सिनेमा को दिखाया जाता है या फिर मूवी को, फिल्म को कहीं ना कहीं दिखाया जाता है पर्दे के ऊपर। ठीक है भाई, अगर ये सारी चीजें ना होंगी तो कहीं ना कहीं हम मूवीज को नहीं बना सकते। ठीक है, तो सारी चीजों कहीं ना कहीं बड़े रोल अपना सिनेमा के अंदर होता है। अब सिनेमा की सैद्धांतिकी के मुख्य बिंदु क्या है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। ठीक है भाई, कि मतलब सिनेमा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये ही सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें समझनी है। ठीक है, सबसे पहले कथा और भावना। देखो, सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक नींव है उसकी कहानी, इसकी स्टोरी क्या है भाई। एक्चुअल में मूवी जो बनाई जा रही है, जो सिनेमा निर्माण किया जा रहा है, उसकी कहानी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, यही क्यों, क्योंकि यही चीज है जो कहीं ना कहीं दर्शकों को दर्शकों को कहीं ना कहीं सिनेमा से जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, कहानी दर्शकों को भावनाओं से जोड़ती है, खुशी, दुख, रोमांच, रोमांस, सैड, जैसे कई बार आप देखते मूवीज देखते हैं, किसी कैरेक्टर जो आपको फेवरेट कैरेक्टर है, अगर उसका तो बुरा हो जाता है, आपको गुस्सा आता है कि यार ऐसे कैसे हो रहा है इसके साथ, मैं होता तो मैं समझाता, वो करता है ना, मन करता है ना, क्यों करता है, क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल मूवी से कनेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल जोड़ लेते हैं। मन करता है हम, हमारे जो फेवरेट कैरेक्टर होता है उसके मन करता है कि अगर इसको उठोगे तो मैं वह मुंह कर दूं, वो कर दूं, इस तरीके का मन करता है कई बार, है ना। क्योंकि जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, हम अपनी फीलिंग्स को उसके साथ पूरी तरीके से जोड़ देते हैं। तो यही सबसे पहला महत्वपूर्ण इसका सैद्धांतिक बिंदु है। इसके बाद आता है भाई दृश्य और छायांकन। भाई देखो, सिनेमा में कैमरा, प्रकाश और रंगों का संयोजन दृश्य को जीवंत बनाता है। अगर भाई कैमरा सही एंगल से ना रखा हो, प्रकाश सही तरीके से ना दिखाया गया हो, तो जो सिनेमा का मतलब जो एनवायरनमेंट दिखाया गया है, जो भी कैरेक्टर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट दिखाया गया है, वो सही तरीके से नहीं लगता है। ठीक है, तो सैद्धांतिक दृष्टि से हर फ्रेम का उद्देश्य कहानी और पात्रों की भावनाओं को दिखाना होता है। सही कोण, दूरी और रोशनी से दृश्य में गहराई आती है। अगर भाई सही तरीके से कैमरा का एंगल ना रखा हो, लाइटिंग सही तरीके से ना हो रखी हो, साउंड इफेक्ट सही तरीके से ना हो, तो कहीं ना कहीं मूवी जो है वो सही नहीं लगती है। तो ये भी इसका सैद्धांतिक बिंदु है कि दृश्य और छायांकन। इसके अलावा ध्वनि और संगीत, और देखो सिनेमा में ध्वनि और संगीत का उपयोग भावनाओं को कहीं ना कहीं इफेक्टिव तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है। कि मान लो एक डरावना कोई सीन चल रहा है तो साउंड थोड़ा डरावना लग जाता है, बैकग्राउंड साउंड। कोई कॉमेडी वाला सीन चल रहा है तो उसके उसमें अलग थोड़ा साउंड दिखने लग जाता है। कोई रोमांटिक साउंड चल रहा है, रोमांटिक सीन चल रहा है तो अलग साउंड दिखने लग जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो साउंड होता है, जो भाई सिनेमा के अंदर साउंड होता है, संगीत होते हैं, सॉन्ग होते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भावनाओं को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से दिखाने का काम कहीं ना कहीं करते हैं। इसके अलावा भाई अभिनय या फिर एक्टिंग,
सिनेमा का अगला सैद्धांतिक बिंदु क्या होता है? अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग में जो कैरेक्टर है, उनकी जो एक्टिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाती है सिनेमा के अंदर। अगर एक्टिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, हाव-भाव सही तरीके से नहीं हो रही है, पता क्या नाम है, एक्शंस है या फिर जो भी मूवमेंट है वो सही तरीके से अगर नहीं हो रही है, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, जो सिनेमा है वो उतना प्रभावी, वो उतना इफेक्टिव नहीं बनता है, ठीक है भाई? इसके अलावा निर्देशन, डायरेक्शन, भाई देखो निर्देशक सिनेमा का मस्तिष्क होता है, भाई डायरेक्टर जो मेन रोल सबसे ज़्यादा निर्देशक का ही होता है, ठीक है? अगर डायरेक्शन सही नहीं मिली, डायरेक्टर सही तरीके से काम नहीं करो, तो कहीं न कहीं जो कहानी, जो मूवी है वो उतनी अच्छी नहीं बन सकती, ठीक है? वह कहानी, अभिनय, दृश्य और ध्वनि का समन्वय करता है, मतलब सारी चीज़ों को कहीं न कहीं देखने का काम कहीं न कहीं इसी का होता है, ठीक है? इसके अलावा ये संपादन, जो एडिटिंग करता है, संपादन क्या करता है? एडिटिंग करता है, तो मूवी की एडिटिंग भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एडिटिंग सही तरीके से नहीं होगी, तो कहीं न कहीं मूवी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बनेगी, ठीक है? इसके अलावा भाई दृश्य प्रभाव और तकनीक, तो देखो आधुनिक समय में दृश्य प्रभाव कहानी को और भी कहीं न कहीं रोमांच और यथार्थवादी बनाने का काम कहीं न कहीं करता है, ठीक है भाई? अगर सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो तकनीक का उपयोग केवल दृश्यों को सजाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी और पात्रों की भावनाओं को बढ़ाने के लिए भी कहीं न कहीं किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन और डिजिटल इफेक्ट्स दर्शक को कहीं न कहीं अलग तरीके से मूवीज़ को दिखाने का काम करते हैं, ठीक है? इन्हीं के माध्यम से कहीं न कहीं मूवीज़ जो होती है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है, ठीक है? इसका संदेश और सामाजिक प्रभाव, और देखो सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, समाज को कहीं न कहीं मैसेज देने का, समाज को कहीं न कहीं सुधारने का काम भी कहीं न कहीं सिनेमा जो है करता है, ठीक है? तो ये कुछ इसके 8 सैद्धांतिक बिंदु थे जो हमने यहाँ पे एक-एक करके लिखे थे। अब इसके बाद आता है भाई सिनेमा का महत्व। तो देखो सिनेमा का महत्व आपको फटाफट समझना है, तो देखो मनोरंजन का साधन, सिनेमा देखो सबसे ज़्यादा मेनली मनोरंजन के लिए यूज़ किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं सभी लोग ज़्यादातर इसे देखते हैं कि कुछ नहीं कर रहे तो भैया चलो मनोरंजन कर लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, फेमस के लिए मूवी देख लेते हैं ना? तो कहीं न कहीं सिनेमा जो है आज के समय में मनोरंजन का साधन भी माना जाता है, ठीक है? ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता, भाई तो कुछ मूवीज़ ऐसी ऐसी भी होती है जो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने का काम करती है, लोगों को शिक्षित करने का काम करती है, ठीक है? समाज और सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, महिलाओं को लेकर क्या चल रहा है, ठीक है? सर स राजनीतिक मुद्दे कैसे चल रहे हैं, सामाजिक मुद्दे क्या है, उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं दिखाने का काम भी करता है, तो कहीं न कहीं समाज को शिक्षित और जागरूक करने का काम भी करता है सिनेमा, ठीक है भाई? इसके अलावा ये सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, तो सिनेमा कहीं न कहीं समाज को ठीक करने का काम भी कहीं न कहीं करता है, ठीक है? इसके अलावा सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार, तो भाई अपनी कल्चर का प्रचार करने का काम भी सिनेमा करता है। जैसे कि भाई अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ हम देखते हैं, तो वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ की जो चीज़ें थी, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस था, वहाँ का खान-पान था, वो कहीं न कहीं हमने अपनाना चालू कर दिया। इस तरीके से हमारा कल्चर अगर हमारा कोई दूसरी जगह की मूवीज़ देखते होंगे, कोई लोग देखते होंगे, तो वो भी हो सकता है हमारा कल्चर भी लगते हों, है ना? तो इसी तरीके से कहीं न कहीं जो सिनेमा होता है वो कहीं न कहीं कल्चर या फिर संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने का काम भी करता है, ठीक है भाई? इसके अलावा ये भावना और अनुभव का माध्यम, और देखो सिनेमा दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम भी करता है। किसी कहानी के माध्यम से हम खुशी, दुःख, डर, रोमांच और प्रेम जैसी भावनाओं को अनुभव कर पाते हैं। पर सिनेमा में जैसे सीन चल रहे होते हैं, मूवी में सीन चल रहे होते हैं, कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसमें कोई न कहीं प्रेम दिखाया जा रहा है, लव दिखाया जा रहा है, तो हम भी महसूस नहीं जाते कि यार हाँ, ऐसा लव स्टोरी हमारी लाइफ में भी होती है ना, ऐसे ही चीज़ें महसूस होने लग जाते हैं। कोई डरावना सीन चल रहा है तो हम भी डरने लग जाते हैं, कोई खुशी वाला सीन चल रहा है तो हम भी खुश हो जाते हैं, कोई रोमांच वाला सीन चल रहा है तो हम भी रोमांच में आ जाते हैं ना। तो ये सिनेमा जो होता है कहीं न कहीं भावनाओं को एक्सपीरियंस करने का काम भी करता है। ठीक है भाई? इसके अलावा एक कला और तकनीक का संगम, भाई देखो सिनेमा कई कलाओं का मिश्रण होता है। जैसे कि आपको पता है कि सिनेमा के अंदर भाई अभिनय हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, चित्रकला हो गई, तकनीक हो गई, ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं न कहीं सिनेमा का निर्माण करती है। तो इसमें कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के बिना सिनेमा जो है वो अधूरा है। ठीक है? इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं सिनेमा के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अपना-अपना होता है। ठीक है भाई? इसके अलावा आर्थिक रोज़गार का स्रोत, कहीं न कहीं आज के समय में जो सिनेमा है वो कहीं न कहीं रोज़गार का एक स्रोत भी बन चुका है। सिनेमा बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग देखो जो एक्टिंग करते हैं आज के समय में, ठीक है? एक्टिंग करते हैं, इस एक्टिंग के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए कहीं न कहीं लोग को रोज़गार मिलने लगा है, ठीक है? रोज़गार अपने लोग अपना आर्थिक जीवन जो है वो चला पा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं सिनेमा ने लोगों को रोज़गार देने का काम भी किया है, ठीक है? इसके अलावा वैश्विक पहचान, भाई देखो सिनेमा जो है लोगों को वैश्विक पहचान दिलाने का काम भी करता है। जैसे हम बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिसकी इंडिया के अंदर फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से इंडिया की वैसी हीरोज़ हैं जिनकी फैन फॉलोइंग विदेशों में ज़्यादा फ़ेमस है। क्यों फ़ेमस है? क्यों? क्योंकि उनकी मूवीज़ हम देखते हैं, उनका सिनेमा हम देखते हैं, हॉलीवुड हम देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हम देखते हैं। इसलिए तो कहीं न कहीं उनकी मूवीज़ के कैरेक्टर पर हमें देखने लगे, पता लगे कैरेक्टर उनकी वो अच्छे थे, है ना? इसलिए पसंद करने लग गए। उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी तो उनका कहीं न कहीं जो वैश्विक पहचान बनने लगी, दूसरे-दूसरे देशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग बनी। तो ये कहीं न कहीं जो वैश्विक पहचान हो पाई, किसके ज़रिए हो पाई? सिनेमा के ज़रिए।
भाई तो सिनेमा कहीं न कहीं लोगों को बेसिक पहचान दिलाने का काम भी करता है। ठीक है भाई? लास्ट में आप लोगों को एक कंक्लूजन ऐड कर देना है, निष्कर्ष ऐड कर देना है और आपका क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई? हमारा जो भाई सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई हिंदी सिनेमा के आरंभ और विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, ये पूछा जा रहा है। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हिंदी सिनेमा का स्टार्टिंग कैसे हो, या उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। यही चीज़ हमें कहीं न कहीं एक्सप्लेन करनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई? ये क्वेश्चन हम लोगों से घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। वही सारी चीज़ें बतानी है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है भाई? आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तब भाई परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई देखो हिंदी भारतीय सिनेमा फ़िल्म उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है। भाई देखो जो हिंदी सिनेमा है वो भारतीय फ़िल्म उद्योग है। देखो एक होता है भाई भारतीय, पूरी इंडिया लेवल को मूवीज़। ठीक है भाई? इंडिया के अंदर भाई देखो बॉलीवुड देखने को मिल जाता है आपको, टॉलीवुड देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से तो अलग-अलग वुड देखने को मिल जाता है ना। जैसे तेलुगु वुड हो गया, तेलुगु वुड हो गया, कन्नड़ वुड हो गया। जो नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है मेनली वही वही वो आपको बॉलीवुड देखने को मिल जाता है। ठीक है? साउथ में अलग-अलग वुड देखने को मिल जाता है। इस तरीके से तो भारत के अंदर बहुत सारे सिनेमा है, ठीक है? और जो इसी भारतीय सिनेमा के अंदर आता है हिंदी सिनेमा, जिसे हम मेनली बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई? क्या कहा जाता है इसे? बॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है? जो मुख्य रूप से बम्बई में केंद्रित है। ठीक है? मुंबई के अंदर में मेनली बॉलीवुड देखने को मिल जाता है। इसलिए सारी हिंदी फ़िल्में जो मेनली देखने को मिलती है। ठीक है? हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने वाला भी एक बहुत ही तगड़ा माध्यम है। ठीक है? समाज को जागरूक करने का काम भी कहीं न कहीं सिनेमा जो है ये करता है। ठीक है? समाज के अंदर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दिखाने का काम भी कहीं न कहीं ये करता है। ठीक है भाई? अब भाई हम हिंदी सिनेमा का आरंभ और उसकी विशिष्टता को देखेंगे। सबसे पहले हिंदी सिनेमा को देखेंगे, कैसे हिंदी सिनेमा स्टार्ट होता है। ठीक है भाई? हिंदी सिनेमा का ऐतिहासिक आरंभ, भाई देखो हिंदी सिनेमा का आरंभ जो होता है भाई वो 1913 में होता है। किसके ज़रिए? दादा साहेब फाल्के की मूवी जो आई थी, कौन-सी मूवी? राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी, ठीक है? इस मूवी से कहीं न कहीं माना जाता है हिंदी सिनेमा की स्टार्टिंग हो, ठीक है? ये भाई पहली मूक फ़िल्म थी। मूक फ़िल्म का मतलब होता है कि इसके अंदर साउंड नहीं था, इसके अंदर आवाज़-वावाज़ नहीं थी, ध्वनि नहीं थी इसके अंदर, बस इसके अंदर चेहरे के एक्सप्रेशंस हुआ करते थे, ठीक है भाई? ये हिंदी सिनेमा की पहली मूवी थी, ठीक है? 1913 में आई थी और डायरेक्टर कौन थे इसके? दादा साहेब फाल्के, ठीक है? यह भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फ़िल्म थी, जिसने भारतीय फ़िल्म उद्योग की नींव रखी। कहीं न कहीं इसी मूवी के ज़रिए कहीं न कहीं भारतीय सिनेमा की नींव जो है वो रखी जाती, ठीक है? उस समय फ़िल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करती थी, इसलिए कलाकारों को भाव, एक्सप्रेशन इन्हीं के ज़रिए कहीं न कहीं चीज़ें एक्सप्रेस करनी पड़ती थी, ताकि लोगों को और मतलब ये टफ थोड़ा टफ हुआ करता था भाई। अब आप सोचो भाई, सिर्फ़ चेहरे के एक्सप्रेशंस के ज़रिए चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल तो हो ही जाता था, ठीक है भाई? यहाँ से स्टार्टिंग होती है। फिर आता है भाई मुँह से सावक सिनेमा की ओर। फिर 1931 में भाई आती है आलम आरा। ये कैसी थी? एक सावक मूवी की। सावक मूवी का मतलब होता है बोलती हुई फ़िल्में, ऐसी मूवीज़ जिसमें आवाज़ हुआ करती थी, साउंड हुआ करती, ऐसी मूवीज़ आने लग जाती है 1931 के दौर से, ठीक है? 1931 से क्या होता है, सावक फ़िल्में आने लग जाते हैं। पहली मूवी कौन सी? आलम आरा। आलम आरा जो मूवी थी, इसके अंदर साउंड होता है, इसके अंदर वॉइस होती है, ठीक है? तो आपने भाई मूक सिनेमा का एक दौर देखा। मूक सिनेमा के दौर के बाद कैसा दौर आता है? सावक फ़िल्मों का दौर आता है। मतलब पहले भाई बिना बोलती हुई फ़िल्में हुआ करती थी, उसके बाद बोलती फ़िल्मों का एक दौर आया, ठीक है भाई? अब भारतीय संस्कृति से गहरा संबंध, वही देखो हिंदी सिनेमा की प्रमुख विशेषता ये है कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को दर्शाता है। भाई देखो जो हिंदी सिनेमा है कहीं न कहीं भारत के कल्चर को दिखाने का काम भी करता है। फ़िल्मों में परिवार, रिश्ते, त्याग, प्रेम, नैतिकता ये सारी जो टॉपिक्स हुआ करते हैं कहीं न कहीं दिखाने का काम किया जाता था, ठीक है? इसके अलावा धार्मिक, पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक सामाजिक विषयों तक हर चीज़ें कहीं न कहीं सिनेमा के अंदर दिखाने का काम किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा गीत संगीत की विशेषता, भाई देखो हिंदी सिनेमा को विश्व भर में उसके गीत संगीत के कारण अलग पहचान मिली है। भाई देखो हमारे जो हिंदी सिनेमा है इसके अंदर जो संगीत हुआ करते हैं, इसके अंदर जो गीत हुआ करते हैं, ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुआ करते हैं। जिस कारण से कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा को विश्व भर में जाना जाने लगा, ठीक है भाई? इसके अलावा भावनात्मक और पारिवारिक मूल्य, तो देखो हिंदी सिनेमा की एक विशिष्ट पहचान उसकी भावनात्मक गहराई, पारिवारिक मूल्य का चित्रण है। फ़िल्मों में माँ-बाप का सम्मान, भाईचारा, प्रेम, त्याग, रिश्ते की मजबूती जैसे तत्व कहीं न कहीं दिखाई देते थे, ठीक है? वैसे आप बॉलीवुड फ़िल्म देखो तो उनमें ये सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। माँ-बाप के सम्मान करना चाहिए, भाईचारा, प्रेम, त्याग ये सारी चीज़ दिखाई देंगी। बट आप हॉलीवुड में जाओगे, तो ये चीज़ें थोड़ी वहाँ पर कम हो जाती है। माँ-बाप से ये चीज़ें अब थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। वहाँ का कल्चर अलग, वहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। तो जैसे यहाँ की संस्कृति वही सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाई जाती थी। भाई विविध विषयों और दर्शकों को जोड़ने की क्षमता। भाई देखो हिंदी सिनेमा की एक खासियत ये भी है कि अलग-अलग विषयों, सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमांटिक, देशभक्ति, हास्य को एक साथ प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है? इसके अंदर आप हिंदी सिनेमा के अंदर भाई सामाजिक मूवी देखोगे जो सोशल चीज़ों से रिलेटेड मूवीज़ होती है, ऐतिहासिक मूवीज़ भी देखने को मिल जाती है, रोमांटिक मूवीज़ देखने को मिल जाती है, देशभक्ति वाली मूवीज़ देखने को मिल जाती है, कॉमेडी मूवी देखने को मिल जाती है। ये सारी मूवीज़ कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा के अंदर आपको देखने को
मिल जाते हैं, ठीक है। ये विभिन्न भाषाओं, वर्गों और संस्कृति के लोगों को जोड़ने का काम भी कहीं न कहीं करता है। जो हिंदी सिनेमा होता है कहीं न कहीं अलग-अलग कैटेगरी के लोगों को, अलग-अलग वर्ग के लोगों को कहीं न कहीं एक साथ जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है भाई। हमने अभी स्टार्टिंग देखी कि कैसे 1913 में हिंदी सिनेमा स्टार्ट होता है। फिर 1931 में कहीं न कहीं सावक मूवी आ जाती है, बोलती फिल्म आ जाती है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा, स्वतंत्रता पूर्व हमें हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी से पहले हिंदी सिनेमा के बारे में थोड़ी-सी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। भाई देखो मूक सिनेमा का दौर हमने देख लिया था। भाई देखो आज़ादी से पहले हमें जो हमारा सिनेमा चालू हुआ था वो कहीं न कहीं 1933 में हुआ था, 1913 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कहीं न कहीं हमें भाई दादा साहेब फाल्के की जो भाई राजा हरिश्चंद्र मूवी थी, वो मूवी देखने को मिल जाती है। इस मूवी को बनाने के बाद कहीं न कहीं भारतीय हिंदी सिनेमा की कहीं न कहीं नींव जो है वो रखी जाती है ना। इसके अलावा पौराणिक और धार्मिक विषयों के वेदांत भाई देखो जो स्टार्टिंग का हिंदी सिनेमा हुआ करता था उसके अंदर कहीं न कहीं भाई पौराणिक और धार्मिक विषय जो हुआ करते वो मेन हुआ करते थे। उन्हीं के ऊपर कहीं न कहीं मूवीज़ जो मेनली बनाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा ये सावक सिनेमा का दौर आगमन तो भाई 1931 में क्या होता है, आलम आरा नाम की मूवीज़ आती है जिसके साथ कहीं न कहीं बोलती हुई फ़िल्मों की स्टार्टिंग हो जाती है। मतलब अब मूवीज़ के अंदर डायलॉग्स जो हैं वो बोले जाने लग जाते हैं, ठीक है। अब आवाज़ जो है, ऑडियो जो है वो कहीं न कहीं उसके अंदर मूवीज़ के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक विषयों का उदय जब 1931 में सावक मूवी आई तो धीरे-धीरे क्या होता है लोगों की जो डायरेक्टर उनकी सोच में बदलाव आता है। अब वो पौराणिक और ऐतिहासिक मूवी से हटकर कहीं न कहीं सामाजिक विषयों के ऊपर जो समाज की सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही है, जो दहेज प्रथा, जो विवाह है, जो महिला शिक्षा, जो गरीबी जैसे मुद्दे हैं, समाज के अंदर जो चीज़ें कुरीतियाँ चल रही है, उनके ऊपर कहीं न कहीं मूवीज़ जो है वो बनाने लग जाते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा ये राष्ट्र चेतना का अप्रत्यक्ष चित्रण तो भाई देखो राष्ट्र चेतना पर राष्ट्र ब्रिटिश शासन के कारण स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद पर खुलकर फिल्में बनाना कठिन था। भाई देखो हमारे पर अंग्रेजों का शासन था तो ऐसे में राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्र प्रेम के ऊपर, देश प्रेम के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर मूवीज बनाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। इसलिए फिल्मकार प्रतीकों, ऐतिहासिक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से कहीं न कहीं जो स्वतंत्रता है, जो देशभक्ति उसको दिखाने का काम कहीं न कहीं किया करते थे। जिन फिल्मों ने जनता में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम भी किया, ठीक है। स्टूडियो प्रणाली का विकास भाई देखो इस दौर में बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर्स, प्रभात स्टूडियो जैसे बड़े-बड़े स्टूडियो कहीं न कहीं स्थापित हो चुके थे। स्टूडियो फ़िल्म निर्माण के केंद्र बने जहाँ कलाकार, निर्देशक और तकनीशियन संगठित रूप से कहीं न कहीं काम किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी सीमाएँ और कलात्मक प्रयास भाई देखो स्वतंत्रता पूर्व काल में तकनीकी संसाधन सीमित थे। कैमरा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि तकनीक प्रारंभिक स्तर की हुआ करती थी, ठीक है। इतने मतलब अपडेट नहीं हुआ करते। जैसे आज के समय तो भाई एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक भाई तकनीक के माध्यम पे, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं बट पहले के समय ऐसा नहीं हुआ करते थे। अब भाई स्वतंत्रता हिंदी सिनेमा पर देखो अब जब स्वतंत्रता हमें मिल जाती है, अब हमें भाई फाइनली आज़ादी मिल जाती है अंग्रेजों की गुलामी से, उसके बाद हमारा हिंदी सिनेमा क्या होता है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है भाई। अब भाई स्वतंत्रता के बाद नए विषयों का उदय भाई देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है हिंदी सिनेमा में नए विषयों की विविधता बढ़ जाती है। पहले भाई हम सिर्फ ऐतिहासिक और पौराणिक पिक्चरों पे मूवी बना रहे थे, अब भाई हमने क्या करा भाई देश निर्माण, सामाजिक समानता, गरीबी, विस्थापन, शहरीकरण, बदलती जीवन शैली ऐसे ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर दिखाने की कोशिश जो है वो की जाने लगी, ठीक है। पहले जहाँ धार्मिक और पौराणिक पहले से क्या हुआ करता था सिर्फ धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक मूवी बनाई जाती थी। अब उसमें थोड़ा कहीं न कहीं बदलाव किया गया, सामाजिक समस्याओं पे कहीं न कहीं ध्यान केंद्रित जो है वो किया जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा स्वर्ण युग 1950 से लेकर 1960 का जो टाइम पीरियड था इसे भाई हिंदी सिनेमा का एक स्वर्ण युग भी माना जाता है, ठीक है भाई। इस युग में गुरुदत्त, राज कपूर, बिमल रॉय, महबूब खान जैसे जो निर्देशक थे, जो बड़े-बड़े डायरेक्टर थे, इन डायरेक्टरों ने कहीं न कहीं सामाजिक मुद्दों के ऊपर, मानवीय विषयों के ऊपर कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी-बड़ी फ़िल्म बनाई। जैसे कि भाई मदर इंडिया, 2 बीघा ज़मीन, प्यासा, ऐसी फ़िल्में कहीं न कहीं बनाने का काम किया इन लोगों ने, जो इनने समाज के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने का काम भी किया, ठीक है। इसके अलावा ये समांतर सिनेमा का विकास मैं देखो 1970 के दशक में समांतर सिनेमा या फिर कला सिनेमा का उदय हुआ। श्याम बेनेगेला, मृणाल सेन, गोविंद निहालनी जैसे निर्देशकों ने यथार्थवादी और सामाजिक विषयों पे कहीं न कहीं गंभीर फ़िल्में बनाई, जो समाज की कुरीतियों को, समाज की गलत चीज़ों को कहीं न कहीं दिखाने का काम किया करते थे, ठीक है। इन फ़िल्मों में आम आदमी का जीवन, सामाजिक असमानता, राजनीतिक परिस्थितियाँ कहीं न कहीं दिखाने का काम इसमें किया गया है, ठीक है। व्यावसायिक सिनेमा और मसाला फ़िल्में तो देखो 1970 से लेके 1980 के दशक में एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी का मिश्रण करने वाली मसाला फ़िल्में भी बनने लगी। मसाला फ़िल्में समझ लो ना तो थोड़ा-सा मिर्च मसाला करिए ताकि लोगों को अट्रैक्टिव करे और, है ना? अब हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं चलती है, तो चीज़ों को बदलाव करते रहना पड़ जाता है, ठीक है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएँगे, ठीक है? तो हमें अपने अंदर चेंजेस तो करने पड़ेंगे, तो इसी तरीके से सिनेमा में भी चेंजेस आए। पहले है ना, अब सिनेमा के अंदर भाई ड्रामा जैसी चीज़ें, रोमांस जैसी चीज़ें, एक्शन जैसी चीज़ें, कॉमेडी जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ऐड ऑन की जाने लगी, ठीक है? अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं ने एंग्री यंग मैन की छवि बनाई, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता था। इन फ़िल्मों में मनोरंजन, गीत, संगीत, रोमांच का भरपूर कहीं न कहीं उपयोग जो है वो किया जाने लगा, ठीक है? इसके अलावा ये तकनीकी विकास और आधुनिकता
पर देखो स्वतंत्रता के बाद कहीं न कहीं फ़िल्मों के निर्माण में तकनीकी निरंतर सुधार होता रहा, ठीक है? तकनीकी जो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी जो है कहीं न कहीं धीरे-धीरे बढ़ती रही, ठीक है? रंगीन फ़िल्मों का आगमन हुआ, बेहतर कैमरे, तकनीकी ध्वनि प्रभाव और विशेष प्रभाव वाले वीएफएक्स जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा और उन सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं मूवीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का काम भी किया, ठीक है? वैश्वीकरण और नए विषय, देखो उदारीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, इन वैश्वीकरण के ज़रिए क्या हुआ, हम अलग-अलग देशों से जुड़ पाए, अलग-अलग देशों से कनेक्ट कर पाए। इससे क्या हुआ, जो बाहरी जीवन होते हैं, विदेशी जीवन होता है, उन सारी चीज़ों को हम भाई आपस में जोड़ पाए। तो वहाँ से रिलेटेड चीज़ों को कहीं न कहीं हमने मूवीज़ के अंदर दिखाने का काम भी किया है, ठीक है? इसके अलावा ये महिलाओं और सामाजिक मुद्दों की प्रमुखता, भाई मूवीज़ के अंदर कहीं न कहीं महिलाओं और जो सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे, उनकी प्रमुखता हमें देखने को मिल जाती है कि महिलाओं के ऊपर, सामाजिक मुद्दों पर कहीं न कहीं मूवीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगी थी, ठीक है? अब हिंदी सिनेमा का वर्तमान दौर, ठीक है भाई? अब वर्तमान दौर में हिंदी सिनेमा क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर हमें समझना है, ठीक है? अब विषयों की विविधता और यथार्थवाद, भाई देखो वर्तमान हिंदी दौर में भाई हमें मतलब बहुत सारे विषय हैं, अलग-अलग तरीके के विषय हैं, इतने सारे विषय हो चुके हैं, मतलब हर विषय पर कहीं न कहीं मूवीज़ जो है वो बन सकती है, ठीक है? और यथार्थवाद, वास्तविकता को कहीं न कहीं आज के समय मूवीज़ में दिखाया जाता है, ठीक है? अब सामाजिक मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, शिक्षा, खेल, राजनीति और आम आदमी के जीवन पे आधारित फ़िल्में कहीं न कहीं आज के समय बनती हुई हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है? और जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, कहीं न कहीं वो भी वास्तविक रियल कहानियों को पसंद करने लगे, ठीक है? छोटे शहरों, ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियों को भी महत्व कहीं न कहीं आज के समय में मिल रहा है, ठीक है? तकनीकी उन्नति, भाई देखो आज के समय, आज हम जिस समय में जी रहे हैं, इस समय तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, बीएफएक्स एक से एक अच्छे हो चुके हैं ना, एआई जैसी चीज़ आ चुकी है। तो कहीं न कहीं आज के समय में तकनीकी उन्नति में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इन सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं मूवी को अट्रैक्ट करने में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाया, ठीक है? इसके अलावा ये मल्टीप्लेक्स संस्कृति और बदलते दर्शक, भाई देखो मल्टीप्लेक्स के बढ़ते प्रभाव ने फ़िल्मों की विषय वस्तु को बदल दिया है। अब अलग-अलग वर्गों के दर्शकों के लिए अलग-अलग प्रकार की फ़िल्में बन रही, ठीक है? छोटे बजट की लेकिन मजबूत कहानी वाली फ़िल्म, मतलब आप लोगों ने ऐसे देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कम बजट में बनी, बट वो बहुत ज़्यादा, और मतलब उनकी जो एक्टर है वो भी इतने ज़्यादा फ़ेमस नहीं, बट उसके बावजूद कहीं न कहीं वो मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करके चली गई, है ना? और कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जो बड़े-बड़े एक्टर बनाते हैं, उस स्टोरी को उतनी नहीं चलती है ना? तो कहीं न कहीं जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अच्छे बड़े बड़े जो क्या नाम है स्टार उन्हीं को देखना चाहते हैं, नहीं भाई। जो दर्शक है, जो आज के समय की ऑडियंस है, वो कहीं न कहीं अच्छी कहानी को देखना चाहती है, अच्छी स्टोरी को देखना चाहती है, ठीक है भाई? ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों का प्रभाव देखो भाई, अब तो भाई ओटीटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म आ चुके हैं ना, डिजिटल युग में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार हो गया, इन चीज़ों ने भी कहीं न कहीं सिनेमा की पहुँच को कहीं न कहीं और लोगों तक पहुँचा दिया। भाई देखो नेटफ्लिक्स आज के समय हर लोगों के पास होता है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास होता है, अमेज़न प्राइम होता है, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार होता है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे कहीं न कहीं हमारी मूवीज़ को पहुँचाने का काम भी कर रही है, ठीक है? अब दर्शकों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे-बैठे वो लोग अपनी मूवीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये महिलाओं और सामाजिक मुद्दों पर ज़ोर, कहीं न कहीं भाई आज के समय में जो मूवीज़ के अंदर महिलाओं और जो सामाजिक मुद्दे, उन पे ज़ोर देने का काम किया जाता है। जैसे कि आज के समय में भाई स्त्री केंद्रित कहानी हो गई, महिलाएँ अधिकार हो गए, आत्मनिर्भरता हो गई, सामाजिक न्याय हो गए, ऐसे जो विषय हैं, साथ ही एलजीबीटीक्यू जैसे जो समुदाय है, पर्यावरण है, शिक्षा है, ऐसे मुद्दों पे कहीं न कहीं मूवीज़ जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है? अब वैश्विक पहचान और बाज़ार, भाई देखो आज हिंदी सिनेमा केवल भारत तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई भारत के अंदर केवल हिंदी सिनेमा है, नहीं भाई। आज के समय में भाई कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा विदेशों में भी रिलीज़ होने लगा। विदेशों के अंदर भी कहीं न कहीं भारतीय सिनेमा, भारतीय रिलेटेड मूवी जो होती है वो देखी जाती है, ठीक है? विदेशी जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, वो भी कहीं न कहीं भाई भारत की मूवीज़ को देखा करते हैं। स्वतंत्र और प्रयोगात्मक सिनेमा, भाई देखो वर्तमान दौर में स्वतंत्र फ़िल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है? नए निर्देशक को लेकर अलग विषयों पर कहीं न कहीं मूवीज़ का प्रयोग कहीं न कहीं कर रहे हैं, ठीक है? पारंपरिक फ़ॉर्मूला फ़िल्मों से हटकर नई कहानियाँ, नए पात्र और नए दृष्टिकोण सामने कहीं न कहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई वही किसी भी चीज़ एक जो चैन होती है वही फ़ॉलो करते हैं लोग, नहीं भाई, आप अलग-अलग विषय कहीं न कहीं अपनी तरफ से लाए जा रहे हो, उन चीज़ों को कहीं न कहीं फ़ॉलो किया जा रहा है, ठीक है भाई? लास्ट हम लोगों को एक भाई कंक्लूज़न ऐड कर देना, निष्कर्ष ऐड कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भाई जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई सिनेमा के बारे में पूछा जा रहा है कि सिनेमा का क्या मतलब होता है और हिंदी फ़िल्मों की विभिन्न प्रकारों या फिर श्रेणियों के ऊपर हमें विस्तृत चर्चा करने को कहा जा रहा है, ठीक है भाई? इस क्वेश्चन के अंदर लोगों को भाई सिनेमा का क्या मतलब होता है ये समझाना है और हिंदी फ़िल्म के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, वो चीज़ समझानी है हमें यहाँ पर अच्छे से, ठीक है भाई? इसके अलावा ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, कैसे ही पूछिए आपसे वही सारी चीज़ें बतानी है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है भाई, आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम सिनेमा का अर्थ समझ लेते हैं। तो भाई देखो सिनेमा शब्द जो है भाई ग्रीक भाषा के सिनेमेटोग्राफ शब्द से बना है जिसका मतलब होता है चलती हुई तस्वीरें। ठीक है, मूविंग इमेजेस। ठीक है भाई, क्या मतलब बोला इसका? चलती हुई तस्वीरें। अब साधारण शब्दों में देखें तो सिनेमा वह कला है जिसमें चित्र, ध्वनि, संवाद, संगीत,
प्रकाश, अभिनय और तकनीक के माध्यम से कहानी को पर्दे पर जीवंत रूप प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भाई इसके अंदर हमें इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, साउंड देखने को मिल जाता है, डायलॉग्स देखने को मिल जाते हैं, संगीत म्यूजिक देखने को मिल जाता है, प्रकाश देखने को मिल जाता है और एक्टिंग देखने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें जब भाई पर्दे के ऊपर या फिर पर्दे के ऊपर कहीं न कहीं दिखाई जाती है, तो वो कहीं न कहीं सिनेमा जो है वो कहलाता है, ठीक है? सिनेमा जो है कैसी कला है? एक ऑडियो विजुअल कला है। इसके अंदर हमें द्रव्य भी इसके अंदर हमें भाई ऑडियो भी देखने को मिल जाती है और विजुअल्स यानी कि चित्र भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? सिनेमा कहीं न कहीं इतिहास के ऊपर, समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर इन सारी चीज़ को ऊपर कहीं न कहीं बनता है, ठीक है भाई? अब भाई हिंदी फ़िल्मों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? एक-एक करके सारे प्रकार भाई एक से जो भी प्रकार होते हैं हिंदी फ़िल्मों के, वो सारे प्रकार यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले भाई धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फ़िल्में। तो भाई देखो फ़िल्मों के प्रकार से मतलब ना मैं यहाँ पे ये समझना है कि फ़िल्म की कैटेगरी कौन-कौन सी होती है, किस-किस तरह की फ़िल्में हमें देखने को मिल जाती है हिंदी सिनेमा के अंदर, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर अच्छे से समझनी है। तो मैं देखो धार्मिक फ़िल्में, तो मैं देखो धर्म से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड जो मूवीज़ होती है, उन्हें हम कहते हैं धार्मिक फ़िल्में और पौराणिक फ़िल्में भी ऐसी होती है, ठीक है? इसके अलावा ऐतिहासिक फ़िल्में जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो मूवी है, वो कैसी मूवी कहलाएँगी? ऐतिहासिक फ़िल्में, ठीक है? तो ऐसी मूवीज़ हमें देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल भी लिख रखा है कि मुग़ल-ए-आज़म कैसी मूवी हो गई? भाई अकबर के ऊपर बनी है, अकबर अकबर और उसके बेटे सलीम और अनारकली पे बनी है। तो कैसे एक हिस्टोरिकल मूवी हो गई, ऐतिहासिक मूवी हो गई, पद्मावत हो गई, ये भी एक भाई ऐतिहासिक मूवी हो गई। झांसी की रानी हो गई, ये भी एक ऐतिहासिक मूवी है। जय संतोषी माँ, ये एक पौराणिक या फिर धार्मिक मूवी कहलाएगी, ठीक है भाई? क्योंकि जय संतोषी माँ हमारी भाई धार्मिक मूवी की कैटेगरी में आ जाएगी। पर झांसी की रानी एक ऐतिहासिक मूवी है, पद्मावत एक ऐतिहासिक मूवी है, मुग़ल-ए-आज़म एक ऐतिहासिक मूवी है, ठीक है? तो सबसे पहला प्रकार कौन-सा हो गया? धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फ़िल्मों की कैटेगरी, ठीक है? जिसके अंदर धर्म से रिलेटेड, पौराणिक कथाओं से रिलेटेड या फिर ऐतिहासिक हिस्ट्री से लेके चीज़ें आती है, वो वाली मूवीज़ कैसी कहलाती है? ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर धार्मिक मूवीज़, ठीक है भाई? ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा आता है भाई हिंदी सिनेमा में प्रेम संबंधी मूवी। अब भाई ऐसी मूवी इसके अंदर कहीं न कहीं प्रेम दिखाया जाता है, लव दिखाया जाता है, रोमांस दिखाया जाता है। वो मूवी आती है भाई हिंदी सिनेमा में प्रेम संबंधी मूवी कहलाती है, ठीक है? इसकी कैटेगरी आती है, प्रेम संबंधी मूवी की कैटेगरी आती है, ठीक है? प्रेम आधारित फ़िल्में हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय श्रेणियों में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली श्रेणी कौन-सी है? प्रेम संबंधी वाली, ठीक है? इनका केंद्र मानवीय भावनाएँ, आकर्षक त्याग, विश्वास, बिछड़ना और मिलन जैसा अनुभव होता है, ठीक है भाई? तो मतलब जो लव स्टोरी वाली मूवी होती है, एक इसकी कैटेगरी होती है, ठीक है? इसके भी एग्ज़ाम्पल लिख करके मैंने, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, आशिकी, जब वी मेट, हम दिल दे चुके सनम, ये कुछ मूवी है जो लव स्टोरी वाली मूवी है, ठीक है? तो अभी हमने भाई ऐतिहासिक मूवी की कैटेगरी देखी, अब भाई प्रेम संबंधी वाली मूवी की कैटेगरी देखनी है, ठीक है? तो 2 कैटेगरी हो गई हिंदी सिनेमा की, ठीक है? 2 कैटेगरी देख ली हमने। अब आता है भाई इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी आती है, वो है भाई सामाजिक यथार्थ संबंधी फ़िल्में। भाई देखो समाज के अंदर जो चल रहा है यथार्थ होता है वास्तविक, तो भाई समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही है, उस समाज के ऊपर सोसाइटी के ऊपर बनी जो मूवी होती है, जो वास्तविक समाज के अंदर ये चल रहा है, जो रियल मतलब हमारे समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में समाज में जो चीज़ें चल रही है रियल में, वास्तव में जो चीज़ें चल रही है, उस सच्चाई को दिखाने के लिए जो मूवीज़ बनती है, उन्हें हम कहते हैं सामाजिक यथार्थ संबंधी फ़िल्में, ठीक है? इसके अंदर कहीं न कहीं सोसाइटी में जो भाई वास्तविक चीज़ें चल रही है, जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, महिलाएँ उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, शिक्षा, भ्रष्टाचार, ग्रामीण जीवन, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस मूवीज़ के अंदर, ऐसी मूवीज़ के अंदर दिखाने का काम किया जाता है, ठीक है भाई? इसके एग्ज़ाम्पल भी लिखे पड़े हैं, जैसे 2 बीघा ज़मीन, इसके अलावा पिंक, पिंक आप लोगों ने देखी होगी, महिला उत्पीड़न से रिलेटेड एक मूवी है। तारे ज़मीं पे भाई आमिर खान की भी करंट मूवी आई है। इसके अलावा आर्टिकल 15, ये कुछ मूवीज़ है जो भाई समाज की सच्चाई को दिखाने का काम करती है कि समाज में नहीं वास्तविक में चल क्या रहा है, ठीक है? लोग क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मूवीज़ के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है? एक कैटेगरी ये हो गई। इसके बाद एक अलग कैटेगरी आती है भाई देशभक्ति और राष्ट्रवाद संबंधी फ़िल्में। मेरे भाई ये तो आपको नाम से समझ में आ ही रहा होगा, देशभक्ति के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर, देश से प्रेम करने के ऊपर, राष्ट्रभक्त के ऊपर जो मूवीज़ बनती है, उन्हें हम कहीं न कहीं देशभक्ति वाली मूवीज़ कहते हैं। जैसे कि भाई बॉर्डर, है ना? अभी करेंगे बॉर्डर 2 भी आई है। इसके अलावा लगान मूवी, लगान आप लोगों ने देखी होगी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी, केसरी देखी होगी। ये सारी कैसी मूवी है कि ये सारे कहीं न कहीं भाई देशभक्ति और राष्ट्रवाद संबंधी कहीं न कहीं मूवीज़ कहलाती है, ठीक है भाई? जिसमें देशभक्ति की भावना कहीं न कहीं दिखाई जाती है, स्वतंत्रता दिखाई जाती है, स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान, ऐसे विषयों को कहीं न कहीं दिखाया जाता है। देश प्रेम को दिखाया जाता है, राष्ट्रीय एकता को कहीं न कहीं दिखाया जाता है। ऐसी मूवीज़ को कहीं न कहीं देशभक्ति और राष्ट्रवाद संबंधी फ़िल्में कहा जाता है। तो हिंदी सिनेमा की एक ये भी कैटेगरी है। इसके अलावा आते हैं भाई स्त्री केंद्रित फ़िल्में। तो भाई ऐसी फ़िल्में जिसका सेंटर कौन होता है? स्त्री होती है, लड़कियाँ होती हैं, फिर नारी होती है, ठीक है? मतलब जो स्त्री को ध्यान में रख के मूवीज़ बनाई जाती है, स्त्री केंद्रित फ़िल्में कहलाती है, ठीक है? ये भी एक भारतीय सिनेमा की, फिर हिंदी सिनेमा की एक कैटेगरी है, ठीक है भाई? इसके एग्ज़ाम्पल जैसे कील हो गई, पिंक हो गई, छपाक हो गई,
इंग्लिश इंग्लिश हो गई, ठीक है? ये जो कुछ मूवी है ना, ये कहीं न कहीं स्त्री संबंधित मूवीज़ कहलाती है, ठीक है? इसके अंदर भाई स्त्रियों का जीवन कैसा है, स्त्रियों की भाई लाइफ़ कैसी है, उनके लाइफ़ में क्या स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस मूवी के अंदर, ऐसी मूवीज़ के अंदर कहीं न कहीं दिखाया जाता है। वो समाज से किस तरीके से स्ट्रगल करती है, अपनी लाइफ़ को किस तरीके से आगे बढ़ाती है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है भाई? इसके अलावा आता है भाई जीवन परिक फ़िल्में, ऐसी मूवी जो कहीं न कहीं भाई किसी की लाइफ़ के ऊपर बनी होती है, ऐसी मूवीज़ को कहीं न कहीं जीवन परक फ़िल्में कहते हैं, ठीक है भाई? जैसे कि भाई दंगल मूवी हो गई, महावीर फोगाट के ऊपर बनी है, भाग मिल्खा भाग हो गई, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी है, संजू हो गई, संजय दत्त के ऊपर बनी है, मैरी कॉम हो गई, जो भाई मैरी कॉम के ऊपर ही बनी है, ठीक है? इसके अलावा भाई एम एस धोनी के ऊपर जो मूवीज़ बनी है ना, तो जो लोगों के ऊपर मूवी बनते हैं, बायोग्राफी समझ रहे हो? जो मूवीज़ बनते हैं किसी के ऊपर, ऐसी मूवीज़ को कहीं न कहीं जीवन परक मूवी कहा जाता है, ठीक है? इन मूवीज़ के अंदर भी भाई इन मूवीज़ के अंदर कहीं न कहीं उन लोगों का स्ट्रगल फेज़ जो था, उनकी असफलताएँ जो थी, उनकी उपलब्धियाँ जो थी, उनका जो संघर्ष था, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर दिखाने का काम किया जाता है, ठीक है भाई? ये कुछ कैटेगरी थी, कुछ हमारे क्लासिफ़िकेशन थे हिंदी सिनेमा के, मैंने आपको एक-एक करके सारे के बारे में बता दिया, बहुत ही ईज़ी थे। आप इनकी नाम से चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है? तो बस इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स याद कर लेना कौन-कौन सी मूवीज़ होती है, बस आपकी ये हो जाएँगी, ठीक है भाई? अब भाई फ़िल्मों का महत्व क्या है? ये जो फ़िल्में होती हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है भाई? फ़िल्में क्यों ज़रूरी है? क्या इम्पोर्टेंस इसका? वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है? भाई सबसे पहले मनोरंजन का साधन, जो फ़िल्में होती है भाई आज के समय सबसे ज़्यादा मनोरंजन का एक साधन बनी पड़ी है। भाई लोग कुछ नहीं कर रहे, फ़िल्में देख रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर रहे, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, फ़िल्में देखो। कुछ कर रहे तो भी फ़िल्में देखो, कुछ नहीं कर रहे तो भी फ़िल्में देखो। तो कहीं न कहीं एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका है मूवी। अगर लोग परेशान है तो मूवी देखने लग जाते हैं, खुश है तो मूवी देखने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं मनोरंजन का एक साधन बन चुका है मूवी, ठीक है? इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता, कभी-कभार जो सिनेमा होता है, जो मूवीज़ होती है ना, जागरूक करने का भी काम करता है। जैसे समाज में क्या चल रहा है, समाज के अंदर सोसाइटी में क्या चल रहा है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, पर्यावरण की स्थिति कैसी है, शिक्षा को लेकर जो कुछ मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर मूवीज़ बनती है, अगर लोग उन्हें देखें तो कहीं न कहीं लोग जागरूक भी होते हैं अपने समाज के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति। तो कहीं न कहीं शिक्षा और जागरूकता का काम भी करता है ये सिनेमा या फिर मूवीज़। इसके अलावा ये सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। देखो समाज को बदलने का काम भी करता है। समाज देखो भाई हर चीज़ के भाई अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं सामाजिक समाज जो हमारी जो सोसाइटी है उसको बदलने का काम पे कहीं न कहीं मूवी करते हैं। जब मूवीज़ के अंदर रियलिटी दिखाई जाती है, चीज़ें दिखाई जाती हैं, लोग उसे देख के तो कहीं न कहीं उनको बदलने के लिए भी मोटिवेट करती है ये सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं अगर समाज को बदलना है, समाज को सही करना है, तो कहीं न कहीं मूवी का भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हो जाता है। इसके अलावा ये सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार, भाई देखो सिनेमा जो होता है या मूवीज़ होती है, फ़िल्में होती हैं, वो सिनेमा विभिन्न सांस्कृतिक परंपरा और रीति-रिवाजों को लोगों तक पहुँचाने का भी माध्यम कहलाता है, ठीक है? लोक कथाओं, नृत्य, संगीत और पहनावों जैसी सांस्कृतिक विशेषताओं को जीवित रखता है। सिनेमा के ज़रिए लोग अन्य प्रदेशों और देशों की संस्कृति को भी जान पाते हैं। जैसे कि हम हॉलीवुड देखते हैं, है ना? हॉलीवुड में भाई जो कल्चर अपनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम कैसे अपनाने लगे, कैसे उन चीज़ों को हम भी फ़ॉलो करने लग गए। क्यों? क्योंकि हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, उनका कल्चर देखते हैं कि वहाँ पे क्या अपनाया जाता है, वहाँ पे क्या चीज़ होती है, वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस कैसे है। हमने जब वो सारी चीज़ें देखी तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी अपनाई जाने लगी। इसी तरीके से भाई हमारे यहाँ की मूवीज़ होती है, हमारे यहाँ की जो चीज़ें होती है, कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें भी अन्य जगहों पे अपनाई जाने लग जाती है। क्यों अपनाई जाने लग जाती है? क्योंकि वो भी हमारे यहाँ की मूवीज़ देखते हैं, हमारे यहाँ का कल्चर देखते हैं ना। तो इसी तरीके से तो मूवी जो होती है संस्कृति का आदान-प्रदान करने का काम भी करती है ये मूवीज़, ठीक है? इसके अलावा भाई भावनाओं और अनुभवों का माध्यम है। देखो सिनेमा दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को बढ़ाता है, ठीक है? किसी कहानी के माध्यम से हम खुश, दुःख, डर, रोमांच और प्रेम जैसी भावनाओं को अनुभव कर पाते हैं। मैं देखो आप लोगों ने ऐसी बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी जिसको मतलब देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगा हो कि यार इस मूवी में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप उस मूवी को लेके कभी डिप्रेस हो जाते हो या फिर आप उसके एंडिंग को लेके काफ़ी खुश हो जाते हो, काफ़ी आप है ना? तो ऐसी भी आपके अंदर कई बार ऐसी-ऐसी भावनाएँ आ जाती होंगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि कुछ मूवीज़ होती है कहीं न कहीं लोगों को अपने आप से बिल्कुल जोड़ने का काम करती है, अपने आप से बिल्कुल कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है? इसके अलावा ये कला और तकनीक का संगम तो देखो जो सिनेमा है कई कलाओं का मिश्रण है। कथा इसके अंदर होती है, अभिनय होता है, एक्टिंग होती है, संगीत होता है, नृत्य होता है, चित्रकला होती है, तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ें मिलती है। इन सारी चीज़ों के मिलने के बाद कहीं न कहीं मूवीज़ का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है? इसके अलावा ये भाई एक ऑडियो और एक विज़ुअल वाली भाई चीज़ कला है, ठीक है? इसके अंदर ऑडियो भी देखने को मिल जाती है, विज़ुअल भी देखने को मिल जाती है, ठीक है? सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो सिनेमा कला को जीवंत और तकनीक को आकर्षक बनाता है। भाई देखो, अगर हम सही तरीके से देखें, सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो सिनेमा जो है वो कला को जीवंत बनाने का काम करता है। अगर सिनेमा नहीं होगा तो जो कला है, जो आर्ट है, उसको सही तरीके से पर्दे पे दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है? और इसके अलावा भाई आर्थिक और रोज़गार का स्रोत तो भाई देखो सिनेमा आज के समय के लिए रोज़गार का भी एक स्रोत बन चुका है, सोर्सेज़ बन चुका है। सिनेमा ने कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार देने का काम भी किया है, ठीक है? एक्टिंग के ज़रिए लोग अपना कहीं न कहीं रोज़गार जो है वो
कमा पा रहे हैं। इसके अलावा भी वैश्विक पहचान और पर्यटन भाई देखो मूवीज़ के माध्यम से भाई कहीं न कहीं वैश्विक पहचान भी जो कहती है उससे देशों को मिला। हॉलीवुड जब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ना, कितना ज़्यादा फेमस है, कितने सारे हॉलीवुड एक्टर के जो फैन्स है इंडिया के अंदर है मतलब, तो क्यों है? इसी सिनेमा के माध्यम से तो है ही, तो सिनेमा ने कहीं न कहीं लोगों को वैश्विक पहचान दिलाने का काम भी किया है, ठीक है? तो ये भाई इसका महत्व था, ठीक है? अब हम समाज पर फ़िल्मों के प्रभाव, ये जो फ़िल्में होती हैं इनका समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले भाई सोच और व्यवहार पे प्रभाव। भाई देखो फ़िल्में लोगों की सोच और जो दृष्टिकोण है और जो व्यवहार है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो डालती है। उसके प्रभाव को बदलने का काम, उसके भाई विचारों को, उसके भाई कहीं न कहीं व्यवहार को भी बदलने का काम कहीं न कहीं करती हैं ये फ़िल्में। कभी-कभी जब हम भाई हिंसक फ़िल्में देखने लग जाते हैं, लड़ाई-झगड़ा वाली फ़िल्में देखने को मिलने लग जाते हैं, तो हमारा भी जो नेचर है, हमारी जो कहीं भावना है, वो वैसी ही हो जाती है। हम भी कहीं न कहीं थोड़े हिंसक हो जाते हैं। कभी-कभार हम जब रोमांस वाली मूवी देखने जाते हैं, लव वाली मूवी देखने जाते हैं, तो हमारे अंदर में एक अलग एक भावना आ जाती है लव वाली, है ना? प्यार मोहब्बत को लेके ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ना? इस तरह की चीज़ें तो कहीं न कहीं जो सोच और व्यवहार को बदलने का काम करती है कहीं न कहीं ये फ़िल्में। तो देखो समाज को जागरूक करने का भी काम करती है ना? कहीं न कहीं जो समाज है, सोसाइटी है, ऐसे जो गलत चीज़ें चल रही हैं, उसको भाई फ़िल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है और जब वो फ़िल्में के माध्यम से लोग देखते हैं, तो कहीं न कहीं जागरूक होने का काम भी करते हैं लोग, ठीक है? और समाज को चेंज करने का, समाज में परिवर्तन करने का काम भी कहीं न कहीं करती है मूवीज़। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक और जीवन शैली में प्रभाव तो भाई कल्चर के ऊपर, जीवन शैली के लाइफ़स्टाइल के ऊपर कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं मूवीज़। भाई जब हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, वहाँ पे कल्चर कैसा अपनाया जा रहा है, खान-पीन कैसा अपनाया जा रहा है, कपड़े कैसे पहने जा रहे हैं। हम वो चीज़ें देखते हैं कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ़ के अंदर, अपनी लाइफ़स्टाइल की तरह वो सारी चीज़ें अपनाने लग जाते हैं। तो हमें लगता है हम भी कहीं न कहीं वैसी जीवन शैली जीने का काम करने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं क्यों बदलाव आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं, मूवीज़ के अंदर दूसरों को देख रहे हैं, इससे कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति के अंदर, अपनी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन करने लग जाते हैं। इसके अलावा युवाओं पे प्रभाव, तो भाई देखो युवा वर्ग फ़िल्म में सबसे अधिक प्रभावित होता है। भाई देखो जो सबसे ज़्यादा चेंजेज़ हमें देखने को मिल जाते हैं, वो देखने को मिलते हैं युवा वर्ग के अंदर, ठीक है? छोटे बच्चों में कुछ ज़्यादा चेंजेज़ देखने को नहीं मिलते, नहीं बड़े वर्ग में। जो मेनली चेंजेज़ हमें देखने को मिल जाते हैं, वो देखने को मिलते हैं भाई युवा वर्ग के अंदर, ठीक है? प्रेरणादायक फ़िल्में उन्हें मेहनत, संघर्ष और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। खेल, शिक्षा और देशभक्ति विषय फ़िल्में युवाओं को कहीं न कहीं भाई सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन जो हिंसे वाली मूवी है, जिसमें गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, नशा दिखाया जा रहा है, ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जो कहीं न कहीं युवा यूथ को कहीं न कहीं गलत राह पे चलने के लिए नहीं, कहीं न कहीं एक मोटिवेट कर देता है कि भाई इस रास्ते पे चलिए, ये सही है। मतलब मूवीज़ के अंदर जो होता है ना, कहीं न कहीं गलत चीज़ों को भी कहीं न कहीं जस्टिफाई कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें लोगों को भी कहीं न कहीं अपना और अट्रैक्ट कहीं न कहीं करती है। इसके अलावा नैतिक मूल्य पे प्रभाव देखो भाई, फ़िल्मों में सही और गलत के अंतर को दिखाकर नैतिक शिक्षा देने का कार्य भी होता है कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर दिखाने का काम किया जाता है। पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक विषय वाली फ़िल्में ईमानदारी को दिखाती है, त्याग को दिखाती है, प्रेम को दिखाती है, रिस्पेक्ट को दिखाती है ना? लेकिन कुछ फ़िल्में जो होती हैं भौतिकवाद वाली, अपराध या अनैतिक कार्यों को आकर्षक रूप से दिखाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि भाई गलत राह पे चलना कितना फ़ायदेमंद है। मतलब गलत चीज़ों को नहीं मूवीज़ में जस्टिफाई कर दिया जाता है, उनको सही तरीके से दिखाने का काम किया जाता है, जिससे लोग कहीं न कहीं उस चीज़ों को करने के लिए प्रेरित होने लग जाते हैं, मोटिवेट होने लग जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। इसके अलावा ये राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक जुड़ाव, देखो देशभक्ति और सामाजिक एकता पर ज़्यादा अच्छी मैं लोगों को कहीं न कहीं एक साथ जोड़ने का काम भी करती है, जो देशभक्ति की फ़िल्म होती है। मतलब आप लोगों ने नोटिस किया होगा देशभक्ति वाली मूवी देख लो तो एक हमारे अंदर एक अलग-सी भावना आ जाती है, देशभक्ति को लेके एक अलग भावना आ जाती है अंदर। ऐसा लगता है कि भाई हम सारे एक हैं, सारे एकजुट हैं और कहीं न कहीं कोई भी अब हमारे देश से उल्टा बोले और हम उस पे चले जाएँ। इस तरीके से हमारी भावना आ जाती है ना, ठीक है? तो बस मेरा ये लास्ट पॉइंट था, दास आप लोगों के प्लीज़ शेयर कर देना। आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई सिनेमा निर्माण में कैमरों की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या अहमियत होती है, वो चीज़ पूछी जा रही है। हमें इस पूरे क्वेश्चन में हमें यही चीज़ समझाना है कि भाई कैमरे जो होते हैं, उनका क्या रोल होता है, वो कितने ज़रूरी है क्या नाम मूवीज़ के निर्माण में, सिनेमा के निर्माण में, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, वही चीज़ हमें यहाँ पर समझना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से घुमा-फिरा के अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कैसे पूछे आपको वही सारी चीज़ें बतानी है जो मैं आपके यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है भाई? तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हो, ठीक है भाई? सबसे पहले भाई हम इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है भाई? तो देखो सिनेमा जो होता है एक ऑडियो विजुअल कला है, ठीक है? ऑडियो विजुअल मतलब उसमें दिखाई भी देता है और उसमें सुनाई भी देता है, ठीक है? हमें दोनों चीज़ देखने को मिलती हैं। सिनेमा क्या है? एक दिखाई देने वाला और सुनाई देने वाली कला, ठीक है? अब इसके अंदर कहानियाँ, भावनाएँ, एक्सप्रेशंस, विचार ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। चित्र मतलब जो एक्टर होते हैं उनको दिखाया जाता है प्रॉपर, ठीक है? चित्रों के माध्यम से कहीं न कहीं दिखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं न कहीं कैमरा जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अपना निभाता है। क्यों? क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपकरण है। क्यों? क्योंकि अगर कैमरा नहीं होगा तो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। अगर चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं होंगी तो दिखाएँगे क्या भाई, है ना भाई? तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका हो गया? कैमरों का हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कैमरे नहीं हुए
चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी, चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी तो भाई चीज़ें भाई फ़िल्म बनेगी नहीं, फ़िल्म बनेगी नहीं तो भाई दिखाएँगे क्या, है ना? तो कैमरे जो है एक अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं मूवी के निर्माण में। वही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, वही सारे एक्सप्रेशन, वही सारी चीज़ें, वही सारे चित्र फिर कौन रिकॉर्ड करता है? तो कैमरा रिकॉर्ड करते हैं। कैमरे अगर ना हो तो मूवी का बनना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? नामुमकिन ही हो जाएगा, ठीक है? अब सिनेमा का अर्थ, भाई देखो सिनेमा मैंने आपको बता ही दिया एक ऑडियो विजुअल वाला काव्य है, ठीक है? एक ऑडियो विजुअल वाली कला है, ठीक है? जिसके अंदर हमें छवियाँ देखने को मिल जाती हैं, ध्वनियाँ देखने को मिल जाती हैं, संवाद देखने को मिल जाते हैं, संगीत देखने को मिल जाते हैं, एक्टिंग देखने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है सिनेमा के अंदर, ठीक है भाई? जो सिनेमा शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के शब्द सिनेमेटोग्राफ से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? गति को यानी कि चीज़ों को कहीं न कहीं चित्रों के रूप में प्रदर्शित करना ही सिनेमेटोग्राफ का मीनिंग या फिर सिनेमा का मतलब कहीं न कहीं होता है, ठीक है? इसमें कैमरा, प्रकाश, संपादन, ध्वनि और निर्देशन जैसे तत्व मिलकर किसी कथा को जीवंत अनुभव में बदलने का काम करते हैं भाई। कैमरा हो गया, कैमरे के ज़रिए चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रकाश, लाइटिंग इसका मैंने आपको इसका अलग इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? संपादन हो गया, डायरेक्शन मतलब है ना, ध्वनि हो गई, निर्देशन हो गई, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मिलकर एक कहानी को, एक स्टोरी को कहीं न कहीं जीवित एकदम विजुअलाइज़ेशन मतलब ऐसी स्टोरी बनाने का काम करते हैं जो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक है ना, तो कहीं न कहीं सिनेमा ये काम करता है, ठीक है? सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई सिनेमा केवल मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है, नहीं भाई। सिनेमा कहीं न कहीं भाई लोगों को एक थोड़ा-सा जागरूक करने का काम भी करता है, शिक्षित करने का काम भी करता है ना? समाज को कहीं न कहीं इतिहास को दिखाने का, समाज को भाई कहीं न कहीं हिस्ट्री के बारे में बताने का काम भी कहीं न कहीं करता है सिनेमा, ठीक है भाई? अब हम समझते हैं भाई अपना सिनेमा निर्माण में कैमरों की भूमिका। अब जो सिनेमा का निर्माण होता है उसमें कैमरों का क्या रोल होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर कहीं न कहीं अच्छे से समझेंगे, ठीक है भाई? सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है भाई कहानी को दृश्य रूप देना। भाई देखो सबसे ज़ाहिर-सी बात है भाई, अगर कैमरे नहीं होंगे तो भाई चीज़ें रिकॉर्ड हो पाएँगी क्या? नहीं हो पाएँगी। तो अगर चीज़ों को दृश्य रूप देना है, अगर इस कहानी को दृश्य के रूप में दिखाना है, तो उसके लिए कहीं न कहीं कैमरों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहीं न कहीं जो कैमरे होते हैं, वो कहानी को दृश्य रूप देने का कहीं न कहीं काम करते हैं। चीज़ों को चित्रों के मदद से दिखाने का कहीं न कहीं काम करते हैं। ठीक है भाई? इसके अलावा आता है भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब भाई कैमरों के अंदर ही तो भाई कहीं न कहीं चीज़ें रिकॉर्ड होती है। उसके एक्सप्रेशन हुए, उसकी भावनाएँ हो गई, उसकी फीलिंग्स हो गई, वो सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड हुई? तो भाई कहीं न कहीं कैमरों के अंदर रिकॉर्ड हुई। तो कैमरे जो होते हैं भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का काम भी कहीं न कहीं करते हैंगे, ठीक है भाई? इसके अलावा एक दृश्य संरचना, भाई देखो कंपोज़िशन वह प्रक्रिया है जिसमें कैमरे फ्रेम के भीतर दृश्य तत्वों को संतुलित ढंग से व्यवस्थित करता है, ठीक है भाई? पात्रों की स्थिति, पृष्ठभूमि, रोशनी, रंग, वस्तुओं का स्थान ये सब मिलकर दृश्य का अर्थ बनाते हैं। सही कंपोज़िशन से दृश्य आकर्षक और अर्थपूर्ण बनता है। भाई देखो, अब भाई चीज़ें रिकॉर्ड हुई, उसमें चीज़ों में से क्या चीज़ें हटानी है, क्या चीज़ रखनी है, कितनी चीज़ किस तरीके से आ रही है, वो सारी चीज़ें करने का काम भी कहीं न कहीं कैमरे जो हैं करते हैं, ठीक है भाई? इसके अलावा कैमरे एंगल और दृष्टिकोण, देखो भाई कैमरे का एंगल कहानी के अर्थ को बदल सकता है। भाई देखो कैमरे का मतलब किस दिशा में कैमरा रखा गया, किस तरीके से कैमरे को रखा गया, वो एक्टर हो गया उसका फेस किस तरीके से आ रहा है, क्या-क्या एक्सप्रेशन उस कैमरे के अंदर आ रहे, नहीं आ रहे। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो कैमरे का एंगल जो है, मतलब कैमरा किस तरीके से रखा गया है, कहाँ रखा गया है, किस एंगल में रखा गया है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कहानी के अर्थ को, कहानी के मीनिंग को, जिस स्टोरी दिखाई जा रही है मूवी के अंदर, उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं बदल सकती है, ठीक है भाई? गति और ऊर्जा का प्रदर्शन, भाई देखो कैमरा मूवमेंट दृश्य में जीवन और ऊर्जा भरता है, ठीक है? पैन, टिल्ट ट्रैकिंग या डॉली शॉट के माध्यम से कैमरा पात्रों के साथ चलता है। भाई देखो जैसे कि आप लोगों ने मतलब जैसे कि अगर मान लो कि कोई कैरेक्टर को चलते हुए दिखाया जा रहा है, तो भाई उसके साथ-साथ कैमरा भी प्रॉपर मतलब कैमरे को लेकर के व्यक्ति भी चलता होगा, उसके पीछे का शॉट लिया जाता होगा, उसके आगे का शॉट लिया जाता होगा, कैमरा कहीं कोई लड़ रहा है तो उसके बिल्कुल आस-पास में खड़े होकर शॉट लिया जाता होगा ना, इस तरीके से कहीं न कहीं शॉट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन कैमरों के माध्यम से, ठीक है? तो गति और ऊर्जा का प्रदर्शन भी कहीं न कहीं कैमरा जो है वो करता है, ठीक है? इसके अलावा ये वातावरण और मूल निर्माण, देखो कैमरा रोशनी, रंग और फ़ोकस के माध्यम से दृश्य का कहीं न कहीं माहौल भी कहीं न कहीं तैयार करने का काम करता है, ठीक है? उजली रोशनी खुशी या शांति दर्शा सकती है, जबकि अंधेरा दिखाया जा रहा है मूवीज़ के अंदर, तो कहीं न कहीं रहस्य और डर को दिखाने का काम किया जा रहा है, ठीक है? धुंधले फ़ोकस से सबज जैसे वातावरण बनाता है, ठीक है? तो कैमरा कहीं न कहीं वातावरण का, एनवायरनमेंट का निर्माण भी करने का काम कहीं न कहीं करता है, ठीक है? तो भाई यथार्थ और कल्पना का संयोजन, भाई देखो कैमरा जो होता है यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, तो भाई कैमरा जो होता है भाई वास्तविक दुनिया को रिकॉर्ड करता है, ठीक है? परंतु तकनीकी प्रयोग से कल्पनाशील संचार भी रचता है। भाई देखो जो कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है वो वास्तविक दुनिया को तो दिखाया जा रहा है,
तो कहीं न कहीं कैमरा जो होता है वो वास्तविक दुनिया को रिकॉर्ड करने का काम भी करता है, ठीक है? स्लो मोशन, टाइम लैप्स, विशेष लेंस और डिजिटल प्रभावों के साथ-साथ कैमरा वास्तविक को कलात्मक रूप भी देता है, ठीक है भाई? कहीं न कहीं जो कैमरे होते हैं वो क्या करते हैं? भाई कल्पना का काल्पनिक चीज़ों को भी कहीं न कहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो, आज के समय तो एडिटिंग जैसी चीज़ें आ गई, बहुत सारी भाई अलग-अलग तरीके की चीज़ें आ गई है ना? तो कहीं न कहीं उन्हीं कैमरों के माध्यम से और भी चीज़ें जो है कहीं न कहीं ऐसी काल्पनिक चीज़ें भी कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर ऐड कर दी जाती है, ठीक है भाई? इसके अलावा दर्शकों से जुड़ाव बनाना, तो भाई कैमरा यह तय करता है कि दर्शकों को दृश्य को किस दूरी और दृष्टिकोण से देखेगा, ठीक है? क्लोज़ शॉट से निकटता, लॉन्ग शॉट से व्यापकता, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट से पात्र का अनुभव दर्शाया जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कैमरे के माध्यम से दिखाने का काम किया जाता है। तो भाई ये कैमरे की भूमिका थी। अब हम समझेंगे भाई सिनेमा निर्माण में कैमरे का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। तो भाई सिनेमा का मूल आधार, भैया कैमरा जो है सिनेमा का क्या है? मूल आधार है। अगर सिनेमा बनाना है, सिनेमा को भाई बनाना है तो उसके लिए कहीं न कहीं कैमरा जो है वो एक आधारशिला है। बिना कैमरे के तो सिनेमा का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है? चाहे हमारी पुरानी से पुरानी फ़िल्म देख लो और आज तो कोई सी फ़िल्म देख लो, बिना कैमरे के कभी रिकॉर्ड नहीं किया सकती थी। बिना कैमरे के कहीं न कहीं दिखाई नहीं जा सकती, ठीक है? तो सिनेमा के निर्माण में कैमरा का सबसे ज़्यादा रोल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब कहानी को प्रभावशाली बनाना, तो भाई कहीं न कहीं कहानी को प्रभावशाली बनाने का काम भी करता है कौन? कैमरा। अगर कैमरा सही तरीके से भाई ना हो, कैमरा सही तरीके से रखा ना हो, कैमरा सही तरीके से भाई मतलब शॉट ना ले रहा हो, तो कहीं न कहीं कहानी जो इतनी अट्रैक्टिव, इतनी इफेक्टिव नहीं बनती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर देखा जाए, तो जैसे कि आप लोगों ने बाहुबली फ़िल्म में युद्ध दृश्यों को ऊँचे एंगल, वाइड शॉट से फ़िल्माया गया, जिससे भव्यता और नाट्यिकता बढ़ी। भाई देखो अब इतनी ऐसी-ऐसी मूवीज़ बनाई जाती है, इसमें कैमरा एंगल अच्छी तरीके से रखा जाता है, सही तरीके से रखा जाता है। तभी तो भाई कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को जोड़ पाते हैं मूवीज़ से, अपने आप को मतलब ऐसा लगता है कि भाई रियल ही चल रहा है, तो सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। क्यों लग पाता है? क्योंकि कैमरों का एंगल सही तरीके से होता है। कैमरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, कहानी को प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा भाई भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना, तो देखो कैमरे दर्शकों और पात्रों के बीच कहीं न कहीं भावनात्मक पुल बनाने का काम भी कहीं न कहीं करते हैं, ठीक है? क्लोज़अप शॉट किसी पात्र के चेहरे भाव को स्पष्ट करता है, जिससे दर्शक उसकी भावनाओं को कहीं न कहीं महसूस कर सकते हैं। मतलब कभी-कभार ऐसी ऐसे सीन्स आते हैं कैमरों के सामने जो ऐसे लगते हैं भाई कितना रियल है यार, मतलब हम अपने आप को ही महसूस करने लग जाते हैं कि यार मैं होता तो मैं क्या कर रहा होता? मैं भी ऐसा ऐसा हो सकता था। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो कैमरे इतने सही तरीके से भाई चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। कैमरे इतने सही तरीके से कहीं न कहीं शॉट लेते हैं, जिससे हम कहीं न कहीं अपने आप को उसमें महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा भाई दृश्य सौंदर्य बढ़ाना, तो भाई देखो जो कैमरे होते हैं वो दृश्य सौंदर्य को बढ़ाने का काम भी करते हैं। जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जो चीज़ें दिखाई जा रही है, उसको बढ़ाने का काम, इसको भी और भी मतलब बढ़िया और अट्रैक्टिव बनाने का काम भी कहीं न कहीं कौन करता है? तो कैमरे ही करते हैं, ठीक है भाई? जैसे एग्ज़ाम्पल देखें तो मुग़ल-ए-आज़म दरबार में, मुग़ल-ए-आज़म जो मूवी है उसमें दरबार और महल के जो सीन्स दिखाए गए हैं, जो चीज़ें दिखाई गई है, वो कहीं न कहीं इसलिए हमें अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए हमें अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो कैमरे की सही एंगल से चीज़ों को शॉट किया गया है, ठीक है? इसीलिए कहीं न कहीं वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है भाई? इसके अलावा वही आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है भाई वातावरण निर्माण में सहायक। भाई देखो सब ये तो ज़ाहिर-सी बात है, एनवायरनमेंट का निर्माण तभी सही तरीके से हो सकता है जब कैमरों को वातावरण निर्माण में सहायक, तो भाई कैमरे जो है कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के निर्माण करना वो बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। मूवी का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, मूवी किस तरीके की चल रही है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, तो उस तरीके से तो उसके निर्माण में कहीं न कहीं कैमरे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है? इसके अलावा यथार्थता प्रदान करना, यथार्थता वास्तविकता, तो भाई कई बार हमें मूवी रियलिस्टिक लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि तो हमें कैमरों की वजह से कहीं न कहीं मूवी जो है वो रियलिस्टिक लगने लग जाती है, ठीक है? इसके अलावा ये निर्देशक की सोच को व्यक्त करना, तो कैमरे जो होते हैं कहीं न कहीं निर्देशक की सोच, निर्देशक क्या दिखाना चाहता है, डायरेक्टर मूवी में क्या दिखाना चाहता है, वो सारी सोच भी कहीं न कहीं दिखाने का काम कौन करते हैं? कैमरे ही करते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये दर्शकों की दृष्टिकोण को नियंत्रित करना, तो जो कैमरे होते हैं ना, वो यही चीज़ तय करते हैं कि दर्शक दृश्य को किस दृष्टिकोण से देखे। ऊपर से लिया गया शॉट पात्र की कमजोरी को दिखा सकता है, जबकि नीचे से लिया गया शॉट उसे शक्तिशाली बना देता है। तो मतलब अलग-अलग एंगल से लिया गया शॉट, अलग-अलग एंगल से कैमरे के द्वारा शॉट दिया, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पात्रों की चीज़ों को दिखाने का काम कहीं न कहीं करते हैं। ठीक है भाई? लास्ट पे आप लोगों को एक निष्कर्ष शायद कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो भाई हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई ये पूछा जा रहा है, जो प्रकाश संयोजन होता है, जो लाइटिंग होती है भाई कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर, उसका और बैकग्राउंड साउंड का, जब भाई बैकग्राउंड में साउंड चलता है, उस साउंड का कहीं न कहीं क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है कहीं न कहीं सिनेमा के अंदर, मूवीज़ के अंदर। ना वही चीज़ हमें समझानी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले भाई हम इसका परिचय सीखेंगे। भाई देखो सिनेमा जो होता है, जो भाई सिनेमा होता है, वो केवल दृश्य या फिर संवाद तक सीमित नहीं होता है।
बल्कि इसके अंदर हमें भाई जो लाइटिंग होती है, भाई देखो अब जो लाइटिंग होती है, जो भाई बैकग्राउंड साउंड होता है, ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं एक बहुत ही अपना-अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो कहीं न कहीं निभाती है। ठीक है? इन्हीं चीज़ों के वजह से कहीं न कहीं मूवीज़ जो है अच्छी मूवीज़ बनती है। ठीक है? अगर बैकग्राउंड साउंड अच्छा ना हो या फिर लाइटिंग अच्छी ना हो, तो कहीं न कहीं मूवी इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती है लोगों के ऊपर। बट अगर ये सारी चीज़ सही तरीके से चल रही, तो कहीं न कहीं मूवीज़ जो अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है भाई? सबसे पहले भाई हम प्रकाश संयोजन का अर्थ समझेंगे, प्रकाश संयोजन होता क्या है? इसका अर्थ समझेंगे। देखो सरल शब्दों में देख लेते हैं। सरल शब्दों में यह वह तकनीक है जिससे किसी दृश्य को देखने में जीवन, गहराई और मूड मिलता है। भाई देखो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। ऐसे कि भाई मान लो हॉरर मूवी चल रही है, ठीक है? एक डरावनी मूवी चल रही है भाई, ऐसा है ना? अब हम एक हॉरर मूवी देख रहे हैं। जब हॉरर मूवी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो भाई हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादातर अंधेरा रहता है, ठीक है? डार्कनेस कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर हमें दिखाई जाती है, तो वो भी एक लाइटिंग है, ठीक है? इसी के अलग अपोज़िट देखिए, अगर हमें कॉमेडी वाली मूवी दिखाई जा रही है, तो एक लाइटिंग हमें अलग तरीके की लाइटिंग दिखाई जाती है ना? तो जो लाइटिंग का हमें अलग-अलग लाइटिंग देखने को मिल जाती है कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक हॉरर मूवी दिखाई जा रही है, पूरी तरीके से रोशनी भरी पड़ी इस जगह पे, है ना? ऐसा नहीं होता कभी भी। डार्कनेस कहीं न कहीं हमें दिखाई जाती है। लाइटिंग जो है कहीं न कहीं हमें डार्कनेस दिखाने का काम कहीं न कहीं किया जाता है। बट इसके अपोज़िट अगर कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग अलग तरीके की होगी। अगर एक हम भाई थ्रिल वाली मूवी देख रहे हैं, है ना? एक्शन वाली देख रहे हैं, तो उसमें लाइटिंग हमें अलग देखने को मिल जाती है ना? तो कहीं न कहीं जो लाइटिंग होती है, वो कहीं न कहीं मूवीज़ को अच्छी तरीके से दिखाने का काम कहीं न कहीं करती है, ठीक है? इसके साथ-साथ बैकग्राउंड साउंड, अब बैकग्राउंड साउंड का तो मतलब आपको पता ही है, अब ज़ाहिर-सी बात है, एक हॉरर मूवी देख रहे हो, तो उस हॉरर मूवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही हो ना, जो भी मूवीज़ चल रही है, उसी के पीछे-पीछे आपको एक साउंड भी सुनाई देता रहता होगा, है ना? जैसे कि आप लोगों ने अगर फ़ियर फाइल कभी देखा हो या फिर आहट देखा हो, तो आहट आता है, तो उसका एक बैकग्राउंड साउंड होता है ना, एक अलग ही साउंड चल रहा होता है। फ़ियर फाइल देख रहे हो, तो उसका एक अलग साउंड चल रहा होता है। तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उस चीज़ को, उस मूवी को या फिर उस सीरियल को कहीं न कहीं और इफ़ेक्टिव बनाने का कहीं न कहीं काम जो है वो करता है, ठीक है? ताकि लोग जो कहीं न कहीं अपने आप को उस मूवी से, अपनी उस सीरियल से, अपने मूवीज़ को कहीं आप उस मूवी से या फिर आप उस सीरियल से कहीं न कहीं अपने आप को और जोड़ सकें। इस तरीके की चीज़ों का काम कहीं न कहीं करता है। तो ये जो प्रकाश संयोजन होता है, बैकग्राउंड साउंड होता है, ये दोनों ही चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी मूवीज़ को या फिर किसी भी फ़िल्म को कहीं न कहीं एक अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले भाई हम यहाँ पे प्रकाश संयोजन का महत्व देखेंगे, फिर वहाँ पे भाई हम बैकग्राउंड साउंड का भी महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो देखेंगे। भाई देखो, सबसे पहले भावनाओं और मूड का निर्माण। और देखो, अब ये जो प्रकाश संयोजन होता है ना, वो कहीं न कहीं भावनाओं और मूड को बनाने का काम भी कहीं न कहीं करता है। जैसे कि हॉरर मूवी चल रही है, तो भाई थोड़ा डार्कनेस वाली लाइटिंग दिखाई जाती है। एक रोमांस वाली मूवी दिखाई जाती है, तो एक हल्का भाई कहीं न कहीं लाइटिंग दिखाई जाती है। कॉमेडी चल रही है, तो थोड़ी-सी ज़्यादा लाइटिंग दिखाई जाती है। तो ये चीज़ें ना कहीं न कहीं हमारी भावनाओं को, हमारे मूड को भी बनाने का काम करती है। हमें अपने को मूवी से कनेक्ट करने का काम कहीं न कहीं करती है। ठीक है भाई? इसके अलावा पात्रों की पहचान और विशेषताएँ स्पष्ट करना। भाई देखो, प्रकाश का सही प्रयोग जो मेनली इसका यूज़ किया जाता है, वो कहीं न कहीं दृश्य को प्रमुखता देना और उनकी विशेषता और भाव को उभारने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाता है। चेहरे की अभिव्यक्ति, आँखों की चमक और हाव-भाव प्रकाश के माध्यम से कहीं न कहीं स्पष्ट होता है। भाई देखो, चेहरे के ऊपर ज़्यादा लाइटिंग आ रही है, तो चेहरा सही तरीके से दिखेगा, चेहरे के हाव-भाव जो सही तरीके से दिखेगी, तो कहीं न कहीं पात्रों की पहचान, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करने में कहीं न कहीं लाइटिंग जो है कहीं न कहीं अपनी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है भाई? इसके अलावा एक दृश्य की गहराई और आयाम बनाना। भाई देखो, प्रकाश और छाया के संतुलन से दृश्य त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है? ये सामान्य दृश्य को अधिक जीवंत और वास्तविक बनाता है। भाई देखो, अगर लाइटिंग अच्छी ना हो, तो मतलब मूवी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहती है, मूवी इतनी अच्छी नहीं रहती है। अगर लाइटिंग अच्छी है, तो कहीं न कहीं मूवी जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है और लोगों को कहीं न कहीं अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं हो, तो भाई मूवी भी ज़्यादा वो अच्छी नहीं रहती। इसके अलावा इस समय और स्थान का संकेत देना। भाई देखो, प्रकाश संयोजन के माध्यम से दिन-रात, सुबह-शाम समय दिखाया कहीं न कहीं जाता है, ठीक है? मतलब भाई अंधेरा हो गया, तो भाई रात हो गई, उजाला दिखा रखा है, तो भाई दिन हो गए। तो कहीं न कहीं जो लाइटिंग है, कहीं न कहीं समय को भी दिखाने का कहीं न कहीं काम करती है। इसके अलावा दृश्य की दृश्यात्मक सुंदरता बढ़ाना। भाई देखो, लाइटिंग के ज़रिए भाई जो भी चीज़ें दिखाई जाए, जो भी चित्र दिखाया जा रहा है, उसकी सुंदरता भी कहीं न कहीं बढ़ने लग जाती है। अगर सही तरीके से प्रकाश दिखाया जा रहा है, सही तरीके से रोशनी दिखाई जा रही है, तो कहीं न कहीं चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है, और ज़्यादा सुंदर जो कहीं न कहीं लगने लग जाती है। ठीक है? इसके अलावा कहानी को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना। देखो, प्रकाश पात्रों और वस्तुओं को सही ढंग से कहीं न कहीं उजागर करने का काम भी करता है, जिससे कहानी की क्रिया स्पष्ट दिखने लग जाती है। इससे दर्शक संवाद और घटनाओं को कहीं न कहीं आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये भावनात्मक प्रभाव और दर्शक जुड़ाव बढ़ाना। तो भाई देखो, ये जो प्रकाश संयोजन है ना, ये कहीं न कहीं भावनात्मक प्रभाव को इफ़ेक्ट करने का काम करता है, पर भावनात्मक प्रभाव को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम कहीं न कहीं
करता है, ठीक है। इसके साथ-साथ दर्शकों को कहीं न कहीं मूवी से जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति, तो भाई प्रकाश संयोजन फ़िल्म निर्माता की रचनात्मकता और कलात्मक दृष्टिकोण को कहीं न कहीं दिखाने का काम करता है। प्रकाश की दिशा, रंग, तीव्रता का प्रयोग दृश्य को केवल दिखाने के बजाय उसे कला की तरह कहीं न कहीं प्रस्तुत करने का काम भी करता है। बस भाई यही 8 पॉइंट थे, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है भाई पृष्ठभूमि ध्वनि का महत्व। पृष्ठभूमि मतलब वही बैकग्राउंड साउंड है, ठीक है? तो याद रखना हिंदी में लिखा पड़ा है ये। तो बैकग्राउंड साउंड का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। तो भाई यही ये भी मूड और भावनाओं को संवर्धन, भाई मूड को बनाने का, फिर भावनाओं को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम करता है बैकग्राउंड साउंड भी। भाई देखो एक रोने वाला सीन चल रहा है, तो पीछे से एक थोड़ा-सा इस तरीके का साउंड आ रहा है जिसमें रोने की चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है? एक डरावना सीन चल रहा है, तो इस तरह का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में जो थोड़ी डरावनी चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें होती है ना, ये हमें हमारे फीलिंग्स को, हमें हमारी भावनाओं को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम करती है बैकग्राउंड म्यूज़िक मेनली, ठीक है? कथा की गति और लय बनाए रखना। भाई देखो ध्वनि का समय, स्वर और लय कहानी की गति नियंत्रित करता है, ठीक है? जो भाई कथा की गति जिस स्पीच से कहानी चल रही है, उस चीज़ को बनाने का काम भी कहीं न कहीं ये करता है, ठीक है? इसके अलावा ये वातावरण और परिवेश का निर्माण, तो भाई देखो पृष्ठभूमि ध्वनि जो होती है ना, कहीं न कहीं दृश्य की वास्तविकता, वातावरण को, एनवायरनमेंट को कहीं न कहीं दिखाने का काम भी करता है, ठीक है? प्राकृतिक ध्वनि जैसे हवा की सरसराहट, बारिश की बूंदें, नदी का बहना या बाजार की हलचल, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक रियलिटी को, एक वास्तविकता को दिखाने का काम कहीं न कहीं करती हैं, ठीक है भाई? तनाव और रोमांच उत्पन्न करना, तो भाई देखो अब अलग थोड़ा-सा अलग सीन चल रहा है, तो उसमें तनाव उत्पन्न करना, रोमांच उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं करती है बैकग्राउंड साउंड, ठीक है? एक सस्पेंस चल रहा है, तो सस्पेंस की तरह थोड़ा-सा साउंड पैदा करना, ठीक है? इस तरह की चीज़ें, डरावनी चीज़ें चल रही है तो भाई धीमी अलग तरीके का साउंड पैदा करना, अनिश्चित और अप्रत्याशित अलग-अलग तरीके की ध्वनियाँ जो होती है, अलग तरीके के साउंड होते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाना जिससे कहीं न कहीं लोग अपने आप को मूवी से कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा ये दृश्य को वास्तविक और जीवंत बनाना, देखो दृश्य को वास्तविक और जीवंत बनाने के लिए कहीं न कहीं बैकग्राउंड साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा भाई पात्रों और घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, तो भाई देखो जो पात्र होते हैं, घटनाएँ होती हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहीं न कहीं जो बैकग्राउंड साउंड होता है, वो ज़्यादा कहीं न कहीं अपने एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाता है, ठीक है? महत्वपूर्ण संवाद या घटना के समय ध्वनि का संतुलित प्रयोग दृश्य को कहीं न कहीं इफेक्टिव बनाने का काम भी करता है, ठीक है? इसके अलावा भाई अप्रत्यक्ष संकेत और सूचना देना, कभी-कभी भाई जो बैकग्राउंड साउंड होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से कहानी के अगले मोड़ को संकेत करने का काम भी करता है, ठीक है? संगीत या ध्वनि के बदले दर्शक को भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार करता है कि आगे कुछ महत्वपूर्ण कहीं न कहीं होने वाला है, ठीक है? जैसे अलग तरीके का साउंड, जैसे कि बहुत से ऐसी एक सीरियल किलर वाला मूवी चल रही है ना, उस मूवी में एक अलग तरीके का साउंड आ रहा है बार-बार, है ना? अब उस साउंड को देख के हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ, ये साउंड आ रहा है तो कहीं न कहीं सीरियल किलर आने वाला होगा या फिर सीरियल किलर किसी को मारने वाला होगा, है ना? तो कहीं न कहीं ये जो बैकग्राउंड साउंड होते हैं ना, इसके ज़रिए कहीं न कहीं हम गेस भी कर पाते हैं कि आगे मूवी में क्या चलने वाला है। इसके अलावा एक कलात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति, भाई पृष्ठभूमि ध्वनि फिल्म निर्माता की रचनात्मकता और शैली को प्रकट करने का काम भी करते हैं, ठीक है भाई? लास्ट आपका पॉइंट था, 8 के 8 पॉइंट आपने समझ लिए। लास्ट में आप लोगों को एक कंक्लूजन ऐड कर देना है। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई मदर इंडिया मूवी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? हमें कहीं न कहीं इस क्वेश्चन के अंदर मदर इंडिया मूवी की जो पूरी स्टोरी थी ना, वही स्टोरी कहीं न कहीं हमें एक्सप्लेन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, कैरेक्टर कौन थे वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कुछ जो गीत थे, जो कुछ फेमस सॉन्ग थे इस मूवी के, वो एक्सप्लेन करेंगे कहीं न कहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई? तो आइए अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो मैं देखो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो मदर इंडिया मूवी जो है भाई 1957 की भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक और कालजी फिल्म मानी जाती है। भाई देखो जो मदर इंडिया मूवी है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी है, ठीक है? दो ही मूवी मतलब जो मेनली हमें इस पूरी बुक के अंदर पढ़नी थी, एक ये मदर इंडिया पढ़नी थी, इसके अलावा मुगले आजम पढ़नी थी, है ना? तो ये दोनों ही मूवी ना कहीं तक कि बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल मूवी है, बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक मूवी है भारतीय इतिहास की, भारतीय सिनेमा इतिहास की, ठीक है? और जहाँ तक मेरे को लगता है आप लोगों ने कहीं न कहीं अपने बचपन में मदर इंडिया मूवी तो एक बार ज़रूर देखी ही होगी, ठीक है? टीवी पे आती रहती थी फ़िल्में ऐसी, तो कहीं न कहीं आप ये बोले मूवी को एक बार तो ज़रूर ही देखा होगा, ठीक है? हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी कहीं न कहीं जो मदर इंडिया मूवी थी, इस मूवी की क्या स्टोरी थी, क्या चीज़ें होती है इस मूवी में, वही सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें देखनी है इस मूवी के अंदर, ठीक है? तो जो मदर इंडिया मूवी है इसका भाई इसको बनाया किसने था, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसके भाई डायरेक्टर थे भाई महबूब खान, ठीक है? डायरेक्टर का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? ये जो उनकी फ़िल्म थी ना भाई मदर इंडिया, ये कहीं न कहीं उन्हीं की पुरानी फ़िल्म औरत, इसी मूवी का कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा और उसी को कहीं न कहीं अपग्रेड करके ही बनाया गया था मदर इंडिया मूवी को, ठीक है भाई? इस फ़िल्म के अंदर भाई हमें कौन-कौन से एक्टर देखने को मिल जाते हैं? तो भाई नरगिस हो गई, सुनील दत्त हो गए,
राजेंद्र कुमार हो गए, राजकुमार हो गए, ये कुछ मुख्य या फिर मेन कैरेक्टर थे जो हमें कहीं न कहीं इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस मूवी के अंदर कहीं न कहीं बेसिकली भाई नारी शक्ति को दिखाया गया है, त्याग को दिखाया गया है, संघर्ष क्या होते हैं, स्ट्रगल क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। इसे भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। भाई देखो जो ऑस्कर अवार्ड होता है हॉलीवुड का, उस अवार्ड के लिए कहीं न कहीं इसे नॉमिनेट भी किया गया था, ठीक है भाई। तो समझ सकते हैं कहीं न कहीं मूवी कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकल या फिर ऐतिहासिक रही होगी, ठीक है। कहीं न कहीं इस मूवी की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस रही है उस समय में भी और आज के समय में भी, ठीक है भाई। अब इस मूवी की क्या स्टोरी थी, क्या कथा वस्तु थी, उसको यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है भाई। एक-एक करके पूरी अच्छे से यहाँ पे अच्छी सी चीज़ों को सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। भाई देखो, ये जो मेनली मूवी है ना, इस मूवी की स्टोरी भाई राधा नाम के कैरेक्टर, ठीक है, उसके 2 बच्चे उन्हीं के आस-पास पे घूमती हुई दिखाई देती है, ठीक है। राधा के 2 बेटे थे, रामू और बिरजू। तो उन्हीं रामू और बिरजू के बीच और राधा के बीच यही 3-4 कैरेक्टर हैं, इन्हीं के बीच से पूरी स्टोरी घूमती हुई दिखाई देती है। इन्हीं का स्ट्रगल जो है पूरी लाइफ को लेके क्योंकि देखो पुराने समय में क्या हुआ करता था कर्जा लेना ना जैसे आज के समय क्या होता है हम बैंक से लोन लेते हैं, एक इंटरेस्ट रेट होता है, उस रेट पे भी बैंक लोन देता है और हम वो रेट बढ़ते चले जाते हैं, हमारा रोल भी कहीं न कहीं चूक जाता है, ठीक है भाई। मैं आपको ऊपर से बता दूँ इस मूवी की स्टोरी देख लूँ क्या बनती है। तो भाई देखो जो राधा है ना? उसके 2 बेटे हैं, उनके ऊपर भाई कहीं न कहीं एक तरीके का कर्जा चढ़ जाता है। कर्जा कैसा देखो आज के समय में क्या होता है अगर हमें लोन लेना है, पैसे चाहिए, उधारी चाहिए, तो हम बैंक से जाके लेते हैं, वो एक इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन दे देता है, ठीक है? हमें उसका लोन और उसका इंटरेस्ट रेट जो भी इंटरेस्ट बनता है, वो पैसे चुका देते हैं, लोन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है? बट पुराने समय में पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता। पहले के समय में लोन में नहीं दिया कौन करता था? तो साहूकार हो गए, बड़े-बड़े ज़मींदार लोग हो गए, ये लोग भी लोन दिया करते थे पहले के समय में, ठीक है? अब इनके साथ सीन अलग था, अगर आपने इनसे लोन लिया तो भाई इनका अलग हिसाब-किताब चलता था। पहले के लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं हुआ करते थे, उन्हें कुछ समझ में आता नहीं था कि भाई कितना लोन हो गया, क्या हो गया? वो चीज़ें देखा नहीं करते थे। तो ये साहूकार लोग जो हुआ करते थे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को बढ़ाते रहा करते थे, लोन को बढ़ाते रहा करते थे और ऐसा लोन उन पर चढ़ा दिया करते थे, ऐसा मतलब कहीं न कहीं ऋण उन पे बना दिया करते थे कि कहीं न कहीं वो ऋण कभी चूक ही ना पाए, ऋण वो कभी उनसे खत्म हो ही ना पाए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें वो किया करते थे। जैसे कि अगर आप लोगों में से कोई लिटरेचर पढ़ता हो, हिंदी साहित्य पढ़ा हो अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी, तो आप लोगों ने भाई प्रेमचंद की एक कहानी है सवा सेर गेहूँ, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो सवा सेर वाली गेहूँ वाली कहानी सुनी हो या फिर पढ़ी हो कभी, तो उस कहानी के अंदर भी कहीं न कहीं ऐसी ही चीज़ देखने को मिलती है। जो कहानी का कैरेक्टर होता है वो क्या करता है बस सवा सेर गेहूँ भाई कहीं न कहीं उधार लेता है, ऋण ले लेता है और उसी का वो ऋण कहीं न कहीं इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं न कहीं वो ज़िंदगी भर काम करने के बाद ही इसे चुका नहीं पाता था, चुका नहीं सकता था, ठीक है? तो ऐसी कहीं न कहीं स्टोरी, ऐसी कहीं न कहीं चीज़ हमें इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है? तो आइए अपनी इस कहानी में यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि क्या मेनली कहानी यहाँ पे चलती है, ठीक है? सबसे पहले भाई मूवी के अंदर में दिखाया जाता है भाई राधा के वैवाहिक जीवन की शुरुआत और कर्ज की बोझ। भाई देखो फ़िल्म की जो स्टार्टिंग है उसमें हमें भाई एक ग्रामीण युवती दिखाई जाती है जिसका नाम क्या था? राधा था, ठीक है? जिसका विवाह किससे हो गया? शामू से हो जाता है, ठीक है? विवाह के समय भाई उसकी सास साहूकार सुखीलाल से भारी ब्याज पे क्या लेती है? कर्जा लेती है। भाई शादी करनी है, शादी के लिए पैसे तो चाहिए, है ना? तो कहीं न कहीं भाई जो भाई राधा की सास थी, ठीक है? वो क्या करती है? एक साहूकार था, एक जमींदार कह लो, साहूकार कह लो या फिर पैसे वाला बंदा कह लो, उससे क्या लेती है? लोन लेती है भारी ब्याज पे, ठीक है? उसका नाम क्या था? सुखीलाल, ठीक है? अब लोन लेते कर्जा लेती है। अब भाई कर्जा लिया तो भाई कर्जा चुकाना पड़ेगा। पहले का समय है ना, वो अलग उनका भाई ब्याज का रेट हुआ करता था, इंटरेस्ट रेट अलग हुआ करता था, वो भाई भारी-भारी इंटरेस्ट लगाया करते थे। अब पर चुकाना तो पड़ेगा, है ना? अब इससे क्या होता है उनके परिवार पे कहीं न कहीं एक आर्थिक बोझ जो है वो पड़ जाता है, ठीक है? अब भाई पैसों की समस्या कि इतनी आमदनी है नहीं, पैसे इतने आ नहीं है, चुकाएगा, है ना? तो कहीं न कहीं नई चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं न कहीं विवाह की खुशियों के बीच उनका जो जीवन है कहीं न कहीं स्ट्रगल भरा हो जाता है, संघर्ष भरा कहीं न कहीं उनका जीवन देखने को मिलता है, ठीक है? ये चीज़ स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है भाई पारिवारिक संकट और शामू का घर छोड़ना। भाई देखो, कर्जा चुकाने के लिए शामू और राधा दिन-रात खेतों में कहीं न कहीं मेहनत किया करते थे, ठीक है भाई? एक दुर्घटना में क्या होता है, शामू का क्या हो जाता है? हाथ कुचल जाता है। अब भाई शामू का भी भाई शामू हमारा भी कैरेक्टर है, उसी का क्या हो गया? हाथ कुचल गया। अब हाथ कुचल जाने के कारण क्या होता है? वो हो जाता है अपंग, ठीक है भाई? अपंग को समझता हूँ तो अब एक ढंग से काम करने लायक नहीं रहता है, ठीक है? अब भाई अब वो उसका हाथ टूट गया और काम कर नहीं पा रहा है, उसका सारा काम उसकी बीवी कर रही है। तो कहीं न कहीं अपने ही आप में भाई कहीं न कहीं वो दुखी महसूस करने लग जाता है या फिर मतलब क्या सोचता है, जिस कारण से कहीं न कहीं वो अपना घर जो है वो छोड़ देता है और कहीं चला जाता है, ठीक है? अब बचा कौन? राधा बची और राधा के ही सर पे कहीं न कहीं के पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी, खेत, कर्जा ये सारी ज़िम्मेदारी किसके सर पे आ जाती है? राधा के सर पे आ जाती है। अब यही राधा की जो स्ट्रगल वाली लाइफ़ है, स्ट्रगल वाला फ़ेज़ है,
वो देखने को मिलता है, कैसे वो ये सारी चीज़ें समझते, कैसे वो कर्जा चुकाते, कैसे वो वही सारी चीज़ें देखते, अपने परिवार को सँभालते, वही सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, तो भाई देखो, राधा का संघर्ष और बच्चों का पालन-पोषण। तो भाई देखो, पति के जाने के बाद क्या होता है, पति के जाने के बाद राधा अकेले खेत जोतती है, ठीक है? मज़दूरी करती है और अपने बच्चों को कहीं न कहीं पालती है, ठीक है? वह साहूकार के शोषण और प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि भाई कभी सूखा पड़ जाता है, देखो गाँव में तो आप लोगों को पता ही है भाई, खेती कर रहे हैं, कभी सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई, तो इससे कहीं न कहीं क्या होता है, कई बार फसलें खराब हो जाती, ठीक है? तो भाई साहूकार तो उनका शोषण कर ही रहा था, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, जब प्राकृतिक आपदाएँ हुआ करती थी, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, इन सारी चीज़ों को भी कहीं न कहीं से सामना करना पड़ता है। भूख हो गई, गरीबी हो गई, उसके बावजूद वो कहीं न कहीं ईमानदारी नहीं छोड़ा करती थी। कहीं न कहीं बहुत ही ईमानदार थी कहीं न कहीं राधा, और कहीं न कहीं इतनी सारे संकट आने के कारण में देखो, आप बड़े-बड़े लोग होते हैं, जैसे ना बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं जब परेशानी आ जाती है, थोड़ी बहुत भी दिक्कत परेशानी आ जाती है, कहीं न कहीं वो अपनी हॉनेस्टी, कहीं न कहीं अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं और झूठ, कपट, ये छल, इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं पड़ जाते हैं, ठीक है? पर राधा ऐसा नहीं करती, ठीक है? उसका मोटिव क्या था कि जीवित तो रहना है, ज़िंदा तो रहना है, बट उसके साथ-साथ एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान के साथ कहीं न कहीं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसे रहना है, ठीक है? इस संघर्ष के अंदर भाई कहीं न कहीं नारी का धैर्य, आत्मबल, त्याग, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है इस मूवी के अंदर, ठीक है भाई? अब भाई उसके जो 2 बेटे थे, उनका नाम क्या था? तो भाई देखो, राधा के जो 2 बेटे थे, उनका नाम था बिरजू और रामू। अब भाई बिरजू और रामू के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। कैसे भाई देखो, जो रामू था वो काफ़ी शांत था और जो बिरजू था वो थोड़ा-सा चंट था, वो तो थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े वाला था, ठीक है? रामू शांत था, आज्ञाकारी था और माँ के आदर्शों का कहीं न कहीं पालन करने वाला था, ठीक है? दूसरी ओर जो बिरजू था, बचपन से ही साहूकार के अन्याय को देखकर विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। भाई देखो, उसे पता, वो देखता है बचपन में उसकी माँ के साथ क्या-क्या होता है, उसको इतना अन्याय करता था साहूकार। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखकर उसका मन भी जो है कहीं न कहीं उसी तरीके का हो जाता है और वो भी कहीं न कहीं विद्रोही हो जाता है थोड़ा, कि इतना अन्याय हुआ है, मैं भी कहीं न कहीं, मतलब एक ऐसी भावना आ जाती है उसके अंदर कि मैं बड़े होकर इससे कहीं न कहीं अपना बदला जो है वो लूँगा, ठीक है भाई? गरीबी और अपमान उसके मन में क्रोध भर देते हैं, यही अंतर आगे चलकर कहानी का मुख्य संघर्ष कहीं न कहीं बनता है, जहाँ एक बेटा नैतिकता का मार्ग चुनता है और दूसरा प्रतिशोध का। कहीं न कहीं जो रामू है, वो सही रास्ते पे चला जाता है, जो बिरजू है वो कहीं न कहीं गलत रास्ते पे चला जाता है। और इस बीच में उसकी माँ को क्या फैसले लेने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? अब भाई बिरजू का विद्रोह और अपराध की ओर बढ़ना। भाई देखो, युवावस्था में भाई कहीं न कहीं बिरजू साहूकार सुखीलाल से बदला लेने की ठान लेता है कि मैं कहीं न कहीं सुखीलाल ने हमारे साथ इतना अन्याय करा है, तो मैं कहीं न कहीं इससे क्या लूँगा, अपना बदला लूँगा। तो वो कहीं न कहीं समाज के नियमों को तोड़कर एक डाकू जैसा जीवन जीता। कहीं न कहीं वो क्या बन जाता है? एक डाकू बन जाता है, ठीक है? उसका गुस्सा केवल व्यक्तिगत नहीं था, मतलब ऐसे नहीं था कि भाई पर्सनली उसे गुस्सा आता, नहीं भाई। उसे समाज से, सोसाइटी से, जो समाज में चल रहा है, सोसाइटी में चल रहा है, जो अन्याय चल रहा है, उन सारी चीज़ों के खिलाफ कहीं न कहीं गुस्सा उसे आ रहा था, ठीक है? तरीका उसका गलत, तो डाकू वाला काम कर रहा है, लोगों को लूट-पाट कर रहा है, तो कहीं न कहीं गलत तो था, बट उसे ऐसा लगता था कि नहीं भाई, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं न कहीं सही कर रहा हूँ। भाई राधा उसे, जो उसकी माँ थी, उसे समझाते कि भाई ये तू गलत कर रहा है बेटा, मतलब उस तरीके से समझाती कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, ये रास्ता गलत है। बट कहीं न कहीं बिरजू नहीं समझता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चले जाता है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है, ठीक है भाई? बाद लास्ट में देखने को मिलता है चरम दृश्य, माँ का कठोर निर्णय। देखो, कहानी के अंत में बिरजू साहूकार की बेटी को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, जिससे गाँव की मर्यादा खतरे में पड़ जाती है। राधा समझ जाती है कि अब बिरजू समाज के लिए खतरा बन चुका है। कर्तव्य और मातृत्व के बीच संघर्ष में वह न्याय का साथ देती है और अपने ही बेटे को गोली मार देती है, ठीक है भाई? एंडिंग स्टोरी में भाई बहुत ही एक भावनात्मक स्टोरी कहीं न कहीं दिखाई जाती है, इमोशनल स्टोरी कहीं न कहीं दिखाई जाती है लास्ट में, कि भाई जो बिरजू था भाई, वो गलत रास्ते पे तो चले जा रहा था। वो बदला लेने की सोचता, तो बदला लेने के चक्कर में क्या करता है, साहूकार की जो बेटी है, उसे कहीं न कहीं उठा के ले जाता है, उसकी सल्तनत करने की कहीं न कहीं कोशिश वो करता है भाई, जिससे कहीं न कहीं गाँव की जो मर्यादा थी वो खतरे में पड़ने लग जाती है। अब माँ को, यानी कि जहाँ तक तुम्हें चुनना था, या तो अपने बेटे को चुने, उसका पक्ष ले, या फिर ईमानदारी या फिर सच्चाई का पक्ष ले। तो अंत में वो क्या करती है, अंत में अपने बेटे को बचाने के बजाय अपने बेटे को क्या करती है, गोली मार दी थी, ठीक है? और कहीं न कहीं एंडिंग स्टोरी यही थी, उसका बेटा मर जाता है, ठीक है? यही लास्ट की स्टोरी हमें दिखाई देती है। तो कैसे भाई पूरा स्टोरी देखने को मिलता है कि राधा नाम की व्यक्ति की एक पहले शादी होती है और उस शादी के चक्कर में भाई उन पे कर्जा किया जाता है। वो कर्जा ऐसा हो जाता है कि कहीं न कहीं जीवन भर भी नहीं चूक पाते, ठीक है? वही सारी चीज़ें कहीं न कहीं स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है? मदर इंडिया के भाई मेनली जो कैरेक्टर थे, जो नरगिस थी, उन्होंने कहीं न कहीं राधा का कैरेक्टर निभाया था, राधा का रोल करा था। इसके अलावा जो सुनील दत्त थे, उन्होंने कहीं न कहीं बिरजू का कैरेक्टर करा था। जो राजेंद्र कुमार थे, उन्होंने कहीं न कहीं भाई रामू का कैरेक्टर करा था, ठीक है? और राजकुमार थे, वो कहीं न कहीं सहायक कलाकारों का प्रभाव, मतलब ये कहीं न कहीं
सहायक कलाकार के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि राधा के जो पति थे वो कहीं न कहीं राजकुमार थे। ठीक है, ये मेनली कैरेक्टर थे। इन कैरेक्टरों का नाम आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई मदर इंडिया के प्रमुख गीत और उनका मैसेज क्या है, तो भाई देखो दुनिया में हम आए हैं, ये मेनली गीत है। ये गाया किसने? लता मंगेशकर जी ने, मीना मंगेशकर जी ने और उषा मंगेशकर जी ने। ठीक है, ये तीनों बहन जी इन्होंने ही मिलके कहीं न कहीं गीत गाया था। ठीक है, इसका भाई मैसेज क्या था? तो यह गीत जीवन के कठोर यथार्थ और संघर्ष को कहीं न कहीं दिखाने का काम कहीं न कहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा ओ गाड़ी वाले, ये किसने गाया है भाई? तो भाई ये गाया था भाई शामजाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी जी ने। ठीक है, ये गीत कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश को कहीं न कहीं दिखाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा भाई दुःख भरे दिन बीते रे, ये किसने गाया है भाई? ये गाया था भाई शामजाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा भोसले। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर कहीं न कहीं गाया है। ठीक है, ये जो गीत था मेनली भाई दुःख, संघर्ष, स्ट्रगल वाली लाइफ, इन सारी चीज़ों पे आगे दिखाने का काम करता है। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई घूंघट नहीं खोलूँगी सैयात्री, ठीक है, ये वाला भी गीत था, ये गाया था भाई लता मंगेशकर जी ने। और ये कहीं न कहीं भाई लज्जा है, संकोच है, पारंपरिक मर्यादा है, उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं दिखाने का काम करता है। ठीक है, और लास्ट हमारा गीत था ओ मेरे लाला आजा। ठीक है, ये भी गाया भाई लता मंगेशकर जी ने। ये गीत कहीं न कहीं माँ की पुकार, बिछड़े बेटे की करुणा को कहीं न कहीं दिखाने का काम करता है। ठीक है भाई, ये सारे गीत थे। कैरेक्टर के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कहानी मैंने आपको बता दी है। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष ऐड कर देना, आपका क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई। भाई हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म के बारे में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर में कहीं न कहीं मुग़ल-ए-आज़म जो मूवी थी, जो फ़िल्म थी, उस फ़िल्म की स्टोरी को ही एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसी के बारे में, इस मूवी के बारे में अच्छे से समझेंगे हम अपनी इस क्वेश्चन के अंदर। फ़िल्म में कौन-कौन से कैरेक्टर थे, फ़िल्म में कौन से गाने थे, फ़िल्म की स्टोरी क्या थी, ये सारी चीज़ें समझनी है हमें अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको इसका परिचय दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म है ना, ये 1960 के दशक की भारतीय इतिहास की बहुत ही ऐतिहासिक मूवी मानी जाती है, बहुत ही हिस्टोरिकल मूवी मानी जाती है। ठीक है, इनके डायरेक्टर का नाम था भाई आसिफ, इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। ठीक है भाई, इस मूवी के अंदर बेसिकली भाई आपको मुग़ल-ए-आज़म जो मूवी है, इसके अंदर आपको भाई जो सलीम थे, बादशाह अकबर के जो बेटे जिनका नाम जहांगीर भी था, उन्हें हम सलीम नाम से भी जानते थे, तो सलीम थे, उनकी और अनारकली की जो लव स्टोरी है, वो स्टोरी इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। इसके साथ-साथ भाई कैसे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम इस मूवी के अंदर देखते हैं। ठीक है, हो भी सकता है आप लोगों ने क्या पता है मूवी देखी भी हो। ठीक है, तो वही उनकी लव स्टोरी और कैसे-कैसे उनकी लव स्टोरी में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या-क्या उन्हें स्ट्रगल देखना पड़ता है, वही सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम इस मूवी के अंदर देखते हैं। तो उसी स्टोरी को यहाँ पर एक बार हम अच्छे से समझ भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको भाई अच्छे से मूवी की स्टोरी समझाने वाला हूँ कि क्या-क्या मूवी के अंदर होता है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में लिख भी सको। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भाई सलीम का जन्म दिखाया जाता है मूवी के अंदर। शुरुआत में बादशाह जो अकबर है, देखो आपको पता ही है जो सलीम है वो किसके बेटे हैं? वो बादशाह अकबर के बेटे। ठीक है, तो अकबर को भाई संतान की प्राप्ति होती है और वो अपने बेटे का नाम जहांगीर रखते हैं वैसे तो, बट उन्हें कहीं न कहीं सलीम भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब भाई बेटे का जन्म हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है पूरे राज्य के अंदर, पूरे जो भी उनका साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अंदर कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा उत्सव की तरह मनाया जाता है सलीम के जन्म को। ठीक है, इसके बाद भाई सलीम जन्म-वन्म हो जाता है, तो उसके भाई थोड़ी-सी जब वो बड़ा होता है, तो उसको कहीं न कहीं भाई सलीम को युद्ध अभियानों पे भेजा जाता है। युद्ध अभियान क्या होते थे भाई? देखो जो राजा के बेटे हुआ करते थे, उन्हें छोटे स्तर पे मतलब छोटी ही उम्र में कहीं न कहीं युद्धों पे भेजा जाता था, ताकि वो कहीं न कहीं बहादुर बने, वीर बने। ठीक है, इसीलिए कहीं न कहीं सलीम को भी भाई युद्ध अभियानों पे भेजा गया। ठीक है, ताकि वो एक वीर शासक बन सके, एक शक्तिशाली राजा कहीं न कहीं बन सके। ठीक है, अब भाई इतने लंबे समय तक भाई युद्ध में रहने के कारण क्या होता है ना, उनका अपने पिता के साथ थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाता है। वो कहीं न कहीं अपने पिता से थोड़े गुस्सा या फिर क्रोधित होने लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर एक ये फेज़ देखने को मिलता है। उसके बाद आता है जब वो युद्ध से वापसी आते हैं, अपने घर पे वापसी आते हैं, मतलब अपने महल, अपने राज्य में वापसी आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन होता है अनारकली से। ठीक है, अनारकली से परिचय होता है। देखो भाई अनारकली जो थी ना, वो दरबार की एक सुंदर, प्रतिभाशाली और संवेदनशील नर्तकी थी। क्या थी वो? डांसर थी दरबार की। ठीक है, देखो वो वैसे तो एक भाई साधारण युवती थी जिसे परिस्थिति शाही महल तक ले आई थी। मतलब वो भाई ऐसी शुरू से ही ये कोई नृत्यकी नहीं थी, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके कारण से कहीं ना कहीं उन्हें ये काम करना पड़ा। ठीक है, उसका स्वभाव जो था भाई वो विनम्र था और हृदय एकदम कहीं ना कहीं उसका पवित्र था। ठीक है, जब सलीम ने उसे कहीं ना कहीं पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम जब उसे सलीम देखता है, तो कहीं ना कहीं उसको शुरुआत में ही उसके ऊपर वन साइड लव हो जाता है। ठीक है, उसे देखते ही कहीं ना कहीं उसे प्यार करने लग जाता है। ठीक है, ये चीज आप पे याद रखनी है। अब भाई सलीम तो भाई देखो ज़ाहिर-सी बात है एक राजा है, मतलब एक राजा के बेटे ही है ना, तो वो भी कहीं न कहीं एक राजा थे।
और जो अनारकली थी वो एक मामूली सी भाई नर्तकी थी बस, है ना। फिर अब धीरे-धीरे क्या होता है भाई, सलीम और अनारकली की जो मुलाकातें हैं वो बढ़ने लग जाती है भाई। सलीम बार-बार उनसे मिलने लग जाते हैं ना। इससे क्या होता है, उसके बीच में जो प्रेम था, जो लव था, वो कहीं न कहीं और बढ़ने लग जाता है, ठीक है? एक-दूसरे के प्रति जो उनका गहरा प्रेम था वो कहीं न कहीं डेवलप होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है? अब ये जो बात है कि भाई अनारकली से भाई सलीम जो है प्रेम करने लगे, ये बात कहीं न कहीं धीरे-धीरे फैलती है और लोगों को पता लगती है। और कुछ समय पश्चात तो बादशाह अकबर को पता लग जाता है कि भाई जो सलीम है, वो कहीं न कहीं एक मामूली सी नर्तकी से प्रेम करने लगे। भाई अब ज़ाहिर-सी बात है भाई, इतना बड़ा राजा है एक अकबर, उसका बेटा भाई इतना बड़ा सलीम, वो भी आगे चल के राजा बनेगा। अब वो एक मामूली सी लड़की से प्यार करे, लव करे, तो ये कहीं न कहीं तो गलत था, ठीक है? उस समय में उसकी नज़रों में तो, ठीक है? तो अब भाई ज़ाहिर-सी बात है, अकबर क्या करेगा? गुस्सा होगा वो तो, है ना भाई? और ये कहीं न कहीं अकबर के लिए राज्य की मर्यादा के विरुद्ध भी था कि भाई एक राजा का बेटा भाई अपने लेवल की बराबरी की लड़की से कहीं न कहीं शादी करे, प्यार करे। बट वो एक तो मतलब एक नीचे स्तर की नर्तकी से शादी करना चाहता, नर्तकी से प्रेम करना चाहता, तो ये कहीं न कहीं इसके लिए गलत था अकबर के लिए, जिसके कारण कहीं न कहीं वो अपने बेटे से सलीम से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं इसी कारण से क्या होता है, पिता और पुत्र के बीच में लड़ाई-झगड़े जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है? अब संघर्ष की तीव्रता देखने को मिल जाती है। संघर्ष की तीव्रता क्या होती है? भाई देखो, जब अकबर सलीम को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये जो तू कर रहा है ये गलत है, ये सही नहीं है, कुछ तो भाई राज्य की मर्यादा का ख्याल रख। बट अब भाई ज़ाहिर-सी बात है, सलीम इतना प्रेम में पड़े-पड़े, अब ये वो वाली बात हो जाती है कि भाई भैंस के आगे भी में ना डाले अब, ठीक है? अब भाई वो बिल्कुल प्रेम में पड़े-पड़े, वो नहीं समझेंगे किसी की बात भी, ठीक है? तो बस सलीम भी नहीं समझते, वो भी मना कर देते हैं कि भाई मैं अनारकली को नहीं त्याग सकता, नहीं छोड़ सकता, है ना? ठीक है? अब सलीम को तो कुछ किया नहीं जा सकता था, क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि भाई वो राजा के बेटे थे, है ना? तो कहीं न कहीं अनारकली को ही दंड दिया जाता है सलीम के प्रयोग करने के लिए, उसको ही कहीं न कहीं सज़ा जो है वो दी जाती है। जब अनारकली को दंड दिया जाता है, तो कहीं न कहीं सलीम जो है वो भी अपने पिता से ही विद्रोह कर देते हैं, अपने पिता से ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इसके अलावा युद्ध और विद्रोह में देखो, स्थिति जो है भाई, सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि सलीम अपने ही पिता के विरुद्ध कहीं न कहीं युद्ध छेड़ देते हैं ना। अब भाई इतने ही पिता के विरुद्ध मतलब वो अनारकली से कहीं न कहीं इतना ज़्यादा प्रेम करने लगे थे कि कहीं न कहीं इन्होंने अपने पिता का भी ख्याल ना रखा, उनके विरुद्ध ही कहीं न कहीं युद्ध जो है वो छेड़ दिया, ठीक है? अब भाई अकबर को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्या करूँ इस चीज़ को रोकने के लिए? तो वो क्या करते हैं, अनारकली को देते हैं सज़ा। अब अनारकली के सामने रखी जाती है एक शर्त, मतलब अनारकली को जो है भाई एक उसके सामने शर्त रखी जाती है कि वो सलीम को तो छोड़ देंगे, मतलब भाई क्योंकि अकबर भाई इतने ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे, कहीं न कहीं वो अपने बेटे को ही मार सकते थे, ठीक है? बट वो अनारकली के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम अपना बलिदान दे दो, बलिदान मतलब यहाँ पे अपनी जान दे दो, तो मैं कहीं न कहीं सलीम को छोड़ दूँगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होता है अंत में कि अनारकली को भाई कहीं न कहीं दीवारों के अंदर चुनवा दिया जाता है, एंडिंग स्टोरी में ये दिखाया जाता है मूवी के अंदर, ठीक है? अब अनारकली को दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है, कहीं न कहीं जो भाई अनारकली की वो लास्ट में डेथ होती हुई हमें दिखाई जाती है, उसको दीवार में चुनवा दी, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर मर जाती है, ठीक है? यही चीज़ हमें लास्ट की स्टोरी में वहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसके बदले में कहीं न कहीं सलीम को जीवन दान दिया जाता है, ठीक है? ये मूवी की पूरी एंडिंग स्टोरी हमें दिखाई जाती है कि कैसे भाई अनारकली और सलीम मिलते हैं आपस में, उनके बीच में कैसे प्रेम बढ़ता है, वो प्रेम बढ़ता है तो कैसे उनके बीच वही संघर्ष देखने को मिल जाता है, क्यों? क्योंकि भाई वो अनारकली छोटे से थी, नर्तकी थी और सलीम एक राजा के बेटे थे। तो कैसे उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका मतलब ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है। यही इस मूवी की मेनली स्टोरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है? देखो भाई, इस मूवी के मेनली जो कैरेक्टर थे, उन कैरेक्टरों के नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भाई देखो, पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने कहीं न कहीं अकबर का रोल निभाया था, तो भाई ठीक है, जो अकबर का मेनली कैरेक्टर निभाया, जो भी पूरी एक्टिंग करी, वो किसने करी थी? पृथ्वीराज कपूर ने करी थी, ठीक है? इसके अलावा दिलीप कुमार, अब दिलीप कुमार का क्या कैरेक्टर था? तो भाई देखो, जो सलीम का कैरेक्टर था वो निभाया था कहीं न कहीं हमारे दिलीप कुमार जी ने, ठीक है? इसके अलावा जो मधुबाला थी, उन्होंने निभाया था अनारकली का कैरेक्टर, ठीक है? ये 3 मेन कैरेक्टर थे इस मूवी के अंदर, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है? किसने किसका कैरेक्टर निभाया। इसके अलावा भाई मुग़ल ए आज़म मूवी के जो भाई मेनली जो गीत थे, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है? उन्हें भी आप देख सकते हैं कौन-कौन से मेनली फेमस गीत थे। सबसे पहला भाई गीत था भाई प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है? ये गाया किसने था? तो भाई गाया था भाई लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफ़ी जी ने, ठीक है? इन दोनों ने गाया था। इस गाने की महत्व या फिर विशेषता क्या थी? तो भाई देखो, ये जो गीत है सलीम और अनारकली के प्रेम की निश्चलता और साहस को दर्शाता है कि भाई अगर हमने प्यार किया है, तो हम चाहे किसी भी स्तर के हो, चाहे सलीम राजा हो, चाहे भाई अनारकली नर्तकी हो, अब चाहे किसी भी स्तर के हो, अब हमने प्यार कर ही लिया है, हमने लव कर ही लिया है, तो इसमें अब डरना क्या? किसी भी सिचुएशन से हमें डरना क्यों? है ना भाई? यही चीज़ कहीं न कहीं इस मूवी के अंदर दिखाई जाती, इस गाने के अंदर, इस सॉन्ग के अंदर दिखाई जाती है, ठीक है? इसके अलावा भाई और भी गाने हैं, जैसे है इस दिल में,
ये किसने गाया भाई? लता मंगेशकर जी ने ही गाया, ठीक है। इसके अलावा भाई मधुबाला का नृत्य गीत मोहे पल्लट पे, इस तरीके के गीत ये भी लता मंगेशकर ने ही गाए, ठीक है। इसके अलावा है मोरनी बनके, ये गीत भी लता मंगेशकर जी ने ही गाए हैं। तो भाई कहीं न कहीं इस मूवी में इतने सारे गीत जब लता मंगेशकर जी ने गाए तो कहीं न कहीं मूवी अपने आप में फेमस हो जानी थी, क्योंकि भाई लता मंगेशकर जी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा ना, कितनी बड़ी सिंगर थी वो। तो उनकी आवाज़ ने कहीं न कहीं इस मूवी को और ज़्यादा भाई कहीं न कहीं फेमस कर दिया, ठीक है। बाकी इसकी स्टोरी तो फेमस थी ही, ठीक है। और वैसे भाई जो स्टोरी मैंने मेरे को बताई अकबर सलीम और अनारकली, ये काफ़ी फेमस स्टोरी है। आप लोगों ने भी मतलब कभी ना कभी सुनी ही होगी, ठीक है, कि अनारकली को कैसे दीवार में चुनवा दिया जाता है। ये स्टोरी कहीं न कहीं आप लोगों ने भी सुनी ही होगी, ठीक है। तो बस यही इस मूवी की स्टोरी थी, क्या-क्या स्टोरी में हुआ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कैरेक्टर कौन थे ये पता होना चाहिए, एक आध इस मूवी के गीत याद कर लेना, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, आप लोगों का क्वेश्चन पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। भाई जो हमारा 8वां क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई मूक फ़िल्म और सावक फ़िल्म, तो भाई जो मूक फ़िल्म हुआ करती है, मूक का मतलब यहाँ पर है जो ऐसी मूवीज़ हुआ करती थी ना जिसमें बोलना नहीं पड़ता था, सिर्फ़ बस चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखाई देते थे। ऐसी फ़िल्मों के बारे में बताना। और सावक फ़िल्म, तो सावक फ़िल्मों को बोलती फ़िल्म भी कहा जाता है, मतलब पहली बार जब आवाज़ में सुनाई देने लगी मूवीज़ के अंदर, ठीक है? तो ऐसी मूवी को सावक मूवी कहा जाता है। और बोलने से पहले जिसमें बोला नहीं जाता था, बस चेहरे के एक्सप्रेशन ही दिखाई देते थे, ऐसी मूवी को मूक फ़िल्म कहा जाता है, ठीक है? मूक मूवी कहा जाता है। तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसी के इतिहास को कहीं न कहीं एक्सप्लेन करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? वही सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है, ठीक है? तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, हिंदी सिनेमा का इतिहास लगभग 100 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है, ठीक है? यह 2 प्रमुख चरणों में बँटा हुआ है। एक है हमारा मूक फ़िल्म यानी कि साइलेंट ट्यूब, जहाँ इस समय में भाई जो मूवीज़ हुआ करती है वो साइलेंट हुआ करती है, मतलब उसमें डायलॉग वायलॉग जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, आवाज़ नहीं हुआ करती थी, बस चेहरे के एक्सप्रेशंस हुआ करते थे, ठीक है? इसके बाद आता है भाई सावक, यानी कि साउंड वाला युग, मतलब जहाँ पे बोलने लगे, बोलती फ़िल्म अभी इसे कहा जाता है, ठीक है? बोलती फ़िल्मों का युग, ठीक है? इस समय में आवाज़ आने लगी, डायलॉग्स आने लगे, ठीक है? तो 2 चरणों के अंदर 2 फेज़ के अंदर कहीं न कहीं भाई भारतीय सिनेमा को बाँटा जाता है। एक मूक साइलेंट हो गया, एक सावक हो गया, ठीक है? सावक मतलब साउंड वाली, ठीक है? मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते थे, केवल दृश्य, हाव-भाव और इंटरटाइप्स के माध्यम से कहानी को कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश की जाती थी, ठीक है? 1931 से भारतीय सिनेमा में पहली बार ध्वनि का उपयोग हुआ, जिसे सावक युग की कहीं न कहीं शुरुआत हुई, ठीक है? तो पहली बोलती फ़िल्म कब आई थी? 1931 में, ठीक है? इसको हम अच्छे से समझेंगे अभी नीचे, ठीक है? भाई देखो, साइलेंट युग का अर्थ है, भाई देखो, मूक युग हिंदी का वह प्रारंभिक काल था जब फ़िल्मों में कोई ध्वनि नहीं हुआ करती। मैंने आपको बता ही दिया था कि जो मूक फ़िल्म हुआ करती थी उन्हें ऐसी मूवी कहा जाता था जिसमें भाई कहीं न कहीं डायलॉग्स नहीं है, आवाज़ नहीं है, मतलब साउंड है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? ऐसी मूवीज़ को कहीं न कहीं मूक फ़िल्म कहा जाता था, ठीक है? तो कब जब तक ये दौर रहा, उस पूरे दौर को कहीं न कहीं मूक युग कहा जाने लगा, ठीक है? इस समय की फ़िल्मों में कहानी केवल दृश्य पात्रों के एक्सप्रेशन, मतलब जो कैरेक्टर है उनके एक्सप्रेशंस क्या है, उन्हीं एक्सप्रेशंस के ज़रिए कहीं न कहीं मूवीज़ को देखा जाता था, ठीक है? इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है राजा हरिश्चंद्र 1913 की मूवी, ठीक है? 1913 की भारत की पहली मूक फ़िल्म थी, भारत की पहली मूवी कह लो या फिर भारत की पहली मूक फ़िल्म कह लो, राजा हरिश्चंद्र थी। कब आई थी? 1913 में आई थी, ठीक है? ये मूक फ़िल्म का एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसमें जो है डायलॉग वायलॉग नहीं हुआ करते थे, मतलब आवाज़-वावाज़ कुछ नहीं हुआ करती थी, बस चेहरे के एक्सप्रेशंस हुआ करते थे। इसके अलावा इंटरस्टाइल जो स्क्रीन पर शब्द लिखे होते हैं ना, उसके माध्यम से कहीं न कहीं कोशिश की जाती है कहानी को आगे दिखाने की, ठीक है? ये मूक फ़िल्म का हो गया, ठीक है? इसके बाद आता है सावक, हिंदी सिनेमा का अर्थ है। देखो, सावक वो समय हो गया जब मूवी के अंदर साउंड आने लगा, आवाज़ आने लगी, डायलॉग ढंग से बोले जाने लगे, डायलॉग्स की आवाज़ आने लगी। तो ऐसे टाइम पे वो कहीं न कहीं सावक युग कहा जाता है, ठीक है? 1931 से लेके आज तक का जो समय है वो कहीं न कहीं सावक सावक युग का ही समय है, ठीक है? आज भी तो भाई जो मूवी सुनी जाती है उसमें साउंड तो होता ही है, आवाज़ होता है, डायलॉग होते हैं प्रॉपर, है ना? ऐसे टाइम पीरियड को जहाँ पे आवाज़ आने लगी, साउंड आने लगा, उसी टाइम पे वो कहीं न कहीं सावक युग हिंदी सिनेमा का कहा जाने लगा, ठीक है भाई? इसका एग्ज़ाम्पल है सबसे बड़ा अलमारा, ठीक है? अलमारा 1931 की मूवी थी, पहली सावक मूवी, पहली ध्वनि वाली मूवी, ठीक है? पहली बोलती फ़िल्म भी कहा जाता है इसे, ठीक है? तो पहली बोलती फ़िल्म कब आई थी? 1931 में आई थी। कौन-सी उसका एग्ज़ाम्पल? अलमारा, ठीक है? और पहली मूक फ़िल्म कब आई थी? 1913 में आई थी, उसका एग्ज़ाम्पल क्या है? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है? तो ये चीज़ आपको कहीं न कहीं याद रखनी है, ठीक है? अब मैं एक-एक करके पहले मूक सिनेमा को समझेंगे, मूक हिंदी सिनेमा को समझेंगे, उसके बाद कहीं न कहीं हम दूसरी जो हमारी सावक हिंदी सिनेमा की उसको समझेंगे। भाई सबसे पहले हम इसका आरंभिक दौर देख लेते हैं। तो भाई देखो, मूक हिंदी सिनेमा का आरंभ 1913 में दादा भाई साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से हुआ था। राजा हरिश्चंद्र जो थी भाई मूवी पहली मूवी थी मूक सिनेमा की, ठीक है? मूक सिनेमा मतलब बिना बोलती फ़िल्में, ठीक है? ऐसी सिनेमा की सबसे पहली मूवी कौन-सी थी? राजा हरिश्चंद्र की थी। कब आई? 1913 में आई। डायरेक्टर कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के, ठीक है? इनकी पहली मूवी, ठीक है? यह भारत की पहली फीचर फ़िल्म थी,
उस समय तकनीकी सीमाएँ बहुत अधिक थी, जैसे भारी कैमरे, केवल ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म शूट करने के लिए लंबा समय, फ़िल्म थिएटर में लाइव संगीत के साथ दिखाई जाती थी। मूक सिनेमा का उद्देश्य केवल कहानी प्रस्तुत करना था, बिना किसी संवाद या ध्वनि के, ठीक है? यह भारतीय सिनेमा की नींव साबित हुआ। कहीं न कहीं जो भारतीय सिनेमा था, उसकी नींव कहीं न कहीं इसी मूवी के साथ कहीं न कहीं रखी जाती है, ठीक है भाई? इसके अलावा मैं संवाद और कहानी प्रस्तुतिकरण देखो भाई, मूक फ़िल्मों में संवाद नहीं हुआ करते, मतलब डायलॉग्स नहीं है, कि जैसे कि आज की मूवी देखते हैं तो भाई इस कैरेक्टर ने कुछ बात की, मेरे सामने से इस कैरेक्टर ने कुछ बात उस बात का रिप्लाई करा। इस तरीके से डायलॉग जो होते थे ना, वो डायलॉग्स नहीं हुआ करते थे मूक फ़िल्मों के अंदर, ठीक है? कहानी केवल पात्रों के हाव-भाव, चेहरे के हाव-भाव और शारीरिक अभिनय के माध्यम से दिखाई देती है। मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन से ही कहीं न कहीं कहानी जो है वो चला करती थी, ठीक है? इसके अतिरिक्त आवश्यक संवाद और संदेश इंटरटाइज द्वारा दर्शकों तक पहुँचाया जाता है। मतलब अगर कुछ ज़रूरी जो संदेश हुआ करते थे, जो मैसेज हुआ करते थे, उन संवादों को, उन मैसेजों को कहीं न कहीं स्क्रीन पर लिख कर, जैसे कि स्क्रीन पर लिखे शब्दों के माध्यम से कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश कहीं न कहीं की जाती थी। जैसे आज के समय में सबटाइटल होते हैं ना, उसी तरीके से कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश की जाती थी उन संवादों को। इसके अलावा तकनीकी सीमाएँ, देखो जो मूक युग हुआ करता, मतलब जो बिना बोलती फ़िल्में का टाइम पीरियड हुआ करता था, उस टाइम पीरियड में भाई तकनीकी विकास सीमित था। मतलब भाई टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी भाई, देखो आज के समय टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है? आज के समय तो भैया टेक्नोलॉजी बहुत अपने एकदम पीक पे पहुँची पड़ी है, ठीक है? बट उस समय में 1913 के समय में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, है ना? कैमरे बहुत भारी हुआ करते, बड़े-बड़े कैमरे हुआ करते थे, स्थिर हुआ करते, मतलब उन्हें एग्जैक्ट उसी जगह पे ला जाना मुश्किल था। आज के समय तो कैमरे भाई आप कहीं पे बिठा लो, कहीं पे भी लेके चले जाओ, उस तरह की चीज़ें हैं ना? इसलिए कैमरा मूवमेंट सीमित था, मतलब एक बार एक कैमरा रख दिया कहीं, तो उसी डायरेक्शन में कहीं न कहीं रखा जाता था, ठीक है? फ़िल्में केवल ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। और हाँ, एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जो मेनली मूवी हुआ करती थी पहले की, वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती है। रंगीन मूवी, जो कलर वाली मूवी हुआ करती थी, वो बाद में आई काफ़ी, है ना? तो पहले की मूवी ब्लैक एंड व्हाइट भी हुआ करती थी, ठीक है? लाइटिंग तकनीक सरल थी और शूटिंग के लिए प्राकृतिक प्रकाश का कहीं न कहीं ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, ठीक है? ध्वनि रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी, इसलिए संवाद और संगीत लाइव थिएटर में बजाए जाते थे। इन सीमाओं के बावजूद कहीं न कहीं फ़िल्मों का निर्माण जो है कहीं न कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव किया जाता था भारतीय सिनेमा के अंदर, ठीक है भाई? अब फ़िल्मों की थीम और कहानी, तो देखो मूक फ़िल्मों की कहानियाँ मुख्यतः भाई पौराणिक हुआ करती थी। भाई जो पौराणिक होता है, जो धर्म से रिलेटेड जो कहानी हुआ करती है ना, वैसी कहानी हो गई, ऐतिहासिक कहानियाँ हो गई, सामाजिक मुद्दों पे आधारित कहानी हो गई। इन कहानियों को ही कहीं न कहीं फ़िल्मों के रूप में दिखाने की कोशिश कहीं न कहीं की जाती थी, ठीक है? जैसे कि राजा हरिश्चंद्र हो गया, ये कैसी कहानी है? राजा हरिश्चंद्र और लक्ष्मी भगवान जैसी फ़िल्में कहीं न कहीं भाई हमारी पौराणिक कहानियाँ है ना, इस तरह की कहानी कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश की जाती थी इन मूवीज़ के माध्यम से। यही मूवीज़ की मेनली थीम जो है वो हुआ करती थी। इसके अलावा भी इसके अलावा भी समाज के अंदर कुछ गलत चीज़ चली, तो उन सामाजिक मुद्दों को भी कहीं न कहीं भाई दिखाने की कोशिश की जाती थी इन्हीं मूवीज़ के ज़रिए। इसके अलावा ये अभिनय और कलात्मक पहलू में देखो, मूक फ़िल्मों में अभिनय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती है। भाई देखो, अब बिना बोलती फ़िल्म है, ठीक है भाई? डायलॉग्स नहीं है, एक्सप्रेशन से करना है, तो भाई कहीं न कहीं इसके अंदर थोड़ी एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा टफ भी हुआ करती। अभिनय अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो दर्शकों को चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। अगर आपके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, अगर आपके एक्सप्रेशन सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो जनता देखे, जो ऑडियंस देखेगी मूवीज़ को, उसको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो इसलिए कहीं न कहीं जो अभिनय हुआ करता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाया करता था, ठीक है? कलाकारों को अपनी भावनाओं को चेहरे, आँखों, हाव-भाव और शरीर की भाषा से कहीं न कहीं स्पष्ट करना पड़ता था, ठीक है? अब डायलॉग नहीं है कि आपको बोल के समझाना पड़ेगा चीज़ों को, नहीं। आपको अपने चेहरों से, अपनी आँखों से, अपने हाव-भाव से कहीं न कहीं जनता को समझाना पड़ेगा कि आपका क्या मूड है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, ठीक है? तो इन्हीं के ज़रिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। इसके अलावा संगीत और ध्वनि का प्रयोग, भाई देखो, हालाँकि मूक फ़िल्मों में संवाद या रिकॉर्डिंग ध्वनि नहीं हुआ करती थी, फिर भी संगीत का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था। भाई देखो, वैसे तो मूवीज़ के अंदर ध्वनि का यूज़ नहीं किया जाता था मूक फ़िल्मों के अंदर, ठीक है? बट थिएटर या फिर लाइव ऑर्केस्ट्रा या फिर संगीतकार फ़िल्मों के दृश्य अनुसार संगीत बजाते थे। भाई देखो, थिएटर के अंदर मतलब कहीं न कहीं मूवीज़ से रिलेटेड कहीं न कहीं सॉन्ग्स जो है वो बजाए जाते थे, थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है भाई? अब प्रमुख फ़िल्में और निर्देशक, भाई देखो, मूक फ़िल्में की कुछ प्रमुख फ़िल्में जैसे कि मैं राजा हरिश्चंद्र हो गई, ठीक है? इसके अलावा लक्ष्मी भगवान हो गई 1916 की, सत्यवती हो गई 1918 की। ये कहीं न कहीं मूक फ़िल्में की कुछ एग्ज़ाम्पल्स है, ठीक है? दादा साहेब फाल्के को मूक हिंदी सिनेमा का पिता माना जाता है, तो भाई मूक हिंदी सिनेमा के पिता कौन है? दादा साहेब फाल्के, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा महत्व और योगदान, भाई देखो, मूक हिंदी सिनेमा ने फ़िल्म उद्योग की नींव रखने का काम किया। कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा जो स्टार्टिंग होती है, वो कहीं न कहीं यहीं से होती है। इसी के बाद कहीं न कहीं मूक फ़िल्मों के बाद भाई हमारी सावक फ़िल्में आती है, उसके बाद कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप अपना प्रगति जो है कहीं न कहीं करता है, ठीक है भाई? ठीक है, ये सारी चीज़ें मूक हिंदी सिनेमा के बारे में हमने देखी।
अब आती है सावक हिंदी सिनेमा। भाई देखो सावक हिंदी सिनेमा आज तक चला आ रहा है, ठीक है। ध्वनि वाली मूवी तो आज तक हमें देखने को मिल जाती, ठीक है भाई। परिचय और आरंभ। भाई देखो सावक हिंदी सिनेमा वह काल था जब कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर डायलॉग्स का, ध्वनि का यूज करना कहीं किया जाने लगा, ठीक है। इस युग की शुरुआत कब होती है? तो 1931 में होती है। और पहली मूवी कौन सी है जिसकी भाई आलम आ रहा है, ठीक है। ये मूवी आती है 1931 में। भारत की पहली सावक मूवी थी, ठीक है भाई। ध्वनि के आने से फिल्मों में कहीं ना कहीं संवाद आया, संगीत और भी ज्यादा प्रभावशाली ध्वनि तकनीकों से जुड़ी। अब कहानी केवल दृश्य और हाव भाव पे डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि कैरेक्टर के डायलॉग्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करने लगी, ठीक है भाई। ये जो फेज आया भाई, सावक हिंदी सिनेमा का एक फेज आया, ये कहीं ना कहीं क्रांतिकारी फेज था, एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी फेज था कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर, सिनेमा के अंदर। अब भाई संवाद और कथा में विकास। भाई देखो अब भाई मूवीज के अंदर डायलॉग्स आ गए, संवाद आ गए। अब भाई जो कैरेक्टर है उन्हें सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं दे दे, बल्कि बोल सकते हैं, ठीक है, अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो मूवीज थी, जो सिनेमा था, वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनने लगा, ठीक है। अब पात्र केवल हाव भाव पर निर्भर नहीं करते थे, बल्कि उनके बोले हुए शब्दों और बातचीत दर्शकों तक अपनी भावनाएं, संस्कृति और संदेश को पहुंचाने का काम में कहीं ना कहीं करती थी, जिससे कहीं ना कहीं जो भाई ऑडियंस हुआ करती, जनता हुआ करती, कहीं ना कहीं और ज्यादा कनेक्ट होने लगी मूवीज से, ठीक है भाई, फिल्मों से। इसके अलावा संगीत और गीतों का, मैं तो कहीं ना कहीं भाई फिर ध्वनि आई गई थी मूवीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं गीतों का, संगीतों का भी यूज कहीं ना कहीं मूवीज के अंदर किया जाने लगा, जिससे कहीं ना कहीं मूवीज जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगी थी। जैसे कि एग्जाम्पल में आलम आरा में गीतों ने कहानी और रोमांस को दर्शकों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने का कहीं ना कहीं काम किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संगीत ने भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया मूवीज को फेमस करने में। इसके अलावा तकनीकी विकास। भाई देखो जब तकनीकी विकास हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, तभी तो कहीं ना कहीं ध्वनि आई, साउंड आया मूवीज के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी विकास के कारण ही सावक युग में तकनीकी उन्नति ने फिल्मों निर्माणों को नया रूप देने का कहीं ना कहीं काम किया। भाई तकनीकी विकास हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं सावक युग आया, बोलती फिल्में आई, ध्वनि रिकॉर्डिंग तकनीकी, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, बेहतर कैमरे तकनीकों ने फिल्मों को कहीं ना कहीं अधिक प्राकृतिक और वास्तविक बनाने का कहीं ना कहीं काम जो है वो किया। इसके अलावा कहानी और शैली में विविधता। पर देखो सावक फिल्मों में कहानी और शैली की विविधता आई। अब फिल्में केवल पौराणिक या ऐतिहासिक नहीं रही, बल्कि रोमांस हो गया, कॉमेडी हो गई, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हो गए, थ्रिलर हो गए, नैतिक कथानक हो गई। ऐसी मतलब अलग अलग तरीके की भाई कैटेगरीज आने लगी, अलग अलग कैटेगरी में मूवी कहीं ना कहीं बनाई जाने लगी। भाई अब रोमांस वाली मूवी बनने लगी, सामाजिक मुद्दों पे डिपेंड करने वाली मूवी बनने लगी, कॉमेडी वाली मूवी बनने लगी, ऐतिहासिक पौराणिक तो बनी रही थी, थ्रिलर वाली मूवी, नैतिक कथानक, इस तरह की अलग-अलग तरह की चीज़ें कहीं न कहीं मूवीज़ जो है वो बनने लगी। देखो सबसे पहले हमें देवदास देखने को मिलती है 1935 में। देखो देवदास 3 देवदास मूवीज़ बनी है। एक तो ये देवदास ये वाली 1935 वाली, इसके अलावा भाई अगर आप लोगों ने शाहरुख खान वाली देवदास देखी होगी तो एक देवदास वो वाली है। इसके अलावा एक देवदास और है, ठीक है भाई? ठीक है, इसके अलावा ये श्री 420 ये मूवी बनी। इस तरह की मूवी कहीं न कहीं देखने को मिल जाती है। अब ये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ इसका भाई देखो सावक फिल्मों ने समाज और संस्कृति में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि संवाद और गीतों के ज़रिए क्या होने लगा था? शिक्षा का, नैतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक संदेशों का कहीं न कहीं प्रचार-प्रसार होने लगा आम जनता तक। आम जनता जो थी कहीं न कहीं जागरूक होने लगी कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति, सांस्कृतिक चीज़ों के प्रति कहीं न कहीं जागरूक होने लगी थी कि महिलाओं की स्थिति, गरीबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दे जो कहीं न कहीं फ़िल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए जाने लगे। लोगों को कहीं न कहीं उसके प्रति जागरूक करने का काम किया गया। प्रमुख फ़िल्में और निर्देशक भाई देखो सावक युग की फ़िल्में आलम आरा 1931, देवदास 1935 में श्री 420, दादा साहेब फाल्के की अग्रणी भूमिका के बाद कई नए निर्देशक उभरे, जिन्होंने कहानी, तकनीकी और संगीत में नवाचार किया। इस युग में निर्देशक और निर्माता फ़िल्मों में सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश को कहीं न कहीं प्रभावशाली तरीके से दिखाने का काम करना चाहते थे, ठीक है भाई? स्टार्टिंग में भाई दादा साहेब फाल्के ने भाई मूवी की स्टार्टिंग ये करी, फ़िल्म सिनेमा का एक स्टार्टिंग करा, ठीक है? उसके बाद कहीं न कहीं जब सावक फ़िल्में आई तो कहीं न कहीं और नए-नए डायरेक्टर निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं और नए-नए निर्देशक हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं न कहीं मूवीज़ का निर्माण करते हैं। अब भाई महत्व और योगदान, तो भाई देखो सावक युग में हिंदी सिनेमा को अभिनय, संगीत, संवाद और तकनीकी दृष्टि से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समृद्ध किया। भाई जो सावक युग था उसमें भाई आवाज़ आने लगी, साउंड आने लगा, वॉइस आने लग गई। अब भाई मूवीज़ के अंदर संगीत यूज़ किया जाने लगा, संवाद यूज़ किया जाने लगा, अभिनय को कहीं न कहीं बेहतर तरीके से दिखाने का काम भी कहीं न कहीं किया जाने लगा। तो कहीं न कहीं समृद्ध करने का काम करता है सावक युग हिंदी सिनेमा को, ठीक है भाई? अरे यू हिंदी सिनेमा को कहीं न कहीं एक वैश्विक पहचान दिलाने का भी काम करता है, ठीक है भाई? बस भाई लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना है, आप लोगों का क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। भाई हम लोगों का जो 9वां क्वेश्चन है ना,
इस क्वेश्चन के अंदर भाई कहीं न कहीं हम आते हैं सिनेमा के अंदर जो गीत होते हैं, जो सॉन्ग होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, वो पूछा जा रहा है। इसके साथ-साथ आइटम गीत, जो भाई कुछ आइटम गीत होते हैं, आइटम गीत आप लोगों ने सुने होंगे वैसे तो, जो थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर डाल दिए जाते हैं ना, उस तरीके के गीतों को समझाना कि उसका समाज में क्या असर पड़ता है, इसके साथ-साथ गीतों का क्या इम्पोर्टेंस है सिनेमा के अंदर, वो चीज़ें कहीं न कहीं हमें समझानी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई? आप लोगों से क्वेश्चन घुमा-फिरा के पूछ सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है, कैसे पूछा जाए, आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? आइए फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम भाई इसका परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है? भाई देखो, भारत का जो सिनेमा है, उसके अंदर जो गीत है, संगीत है, नृत्य है, ठीक है? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपना-अपना इम्पोर्टेंस जो है वो रखते हैं, ठीक है? इन सबके ही बिना कहीं न कहीं मूवी जो है वो अधूरी-अधूरी सी लगेगी। देखो, आप बिना सॉन्ग्स के, बिना गीतों के मूवी जो है थोड़ा-सा मतलब बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है? तो गीतों का होना मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, ठीक है? हालाँकि बहुत सी मूवी में नहीं होता और वहाँ पे मज़ा भी आता है, बट कहीं न कहीं गीत जो है ना एक अलग-सा इम्पैक्ट छोड़ते हैं मूवी के अंदर, ठीक है? एक अलग-सा मनोरंजन, एक अलग-सा एंटरटेनमेंट करते हैं सॉन्ग या फिर गीत मूवी के अंदर, ठीक है? तो इसलिए कहीं न कहीं गीत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं मूवी के लिए। इन गीतों में भी कहीं न कहीं भाई आइटम सॉन्ग जैसी चीज़ें आती है। अब आइटम सॉन्ग क्या होता है, फिर आइटम गीत क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन जो है वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, पर आप सभी को भाई आइटम गीत के बारे में पता होगा, आइटम गीत किसे कहते हैं, ठीक है? शॉर्ट में मैंने निकाल के आइटम गीत इज इक्वल टू मनोरंजन प्लस ग्लैमर प्लस आकर्षक प्रदर्शन। समझ रहे हो? मतलब जो ऐसा गीत जिससे मनोरंजन हो रहा हो, ग्लैमर शो हो रहा हो और कहीं न कहीं अट्रैक्टिव चीज़ें कहीं न कहीं दिखाई जा रही हो, ठीक है? ऐसे गीतों को, ऐसे सॉन्ग्स को कहीं न कहीं आइटम गीत कहा जाता है, ठीक है? आइटम गीत वह गीत होता है जो फ़िल्म की मुख्य कहानी से सीधा जुड़ा नहीं होता, लेकिन मनोरंजन और ग्लैमर और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फ़िल्म में डाला जाता है, ठीक है? इसमें आमतौर पर भव्य नृत्य, रंग-बिरंगी वेशभूषा और आकर्षक प्रस्तुति कहीं न कहीं दिखाई देने को मिलती है भी, ठीक है? आप लोगों ने वैसे तो आइटम गीत देखे भी होंगे, बहुत सारे देखे होंगे, मुझे याद भी आ रहे हैं बहुत सारे, पर मैं बता नहीं सकता, तो ठीक है, आप ये ऐसे याद रखो, ठीक है? आइटम गीत आप लोगों ने सुने होंगे। आइटम गीत का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, बता भी दिया आप लोगों को, ठीक है? जहाँ पे मनोरंजन, ग्लैमर, आकर्षक एक साथ देखने को मिलते हैं, ऐसे गीतों को कहीं न कहीं आइटम गीत कहा जाता है, ठीक है? और ये कहानी जो मूवी की स्टोरी है उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते, ठीक है भाई? और देखो गीतों का तो इम्पोर्टेंस होता ही है भाई मूवीज़ के अंदर, है ना? जैसे कि भाई अलग-अलग तरीके के गीत होते हैं, मोटिवेशनल गीत होते हैं, कुछ कुछ भाई देशभक्ति वाले गीत होते हैं, है ना? कुछ प्यार-मोहब्बत वाले गीत होते हैं। तो अलग-अलग तरीके के गीत होते हैं। इन सभी गीतों का कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर अपना-अपना रोल होता है। एक देशभक्ति वाली मूवी बनाई जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है भाई इसमें जो गीत कैसे डाले जाएँगे? देशभक्ति वाले गीत डाले जाएँगे। एक है इसी तरीके से भाई प्यार-मोहब्बत वाली की मूवी बनाई जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कैसे गीत डाले जाएँगे? लव स्टोरी वाले सॉन्ग्स डाले जाएँगे ना। इसी तरीके से भाई ताकि मूवी के अंदर थोड़ी जान आए, इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर गीत जो है, सॉन्ग जो है वो कहीं न कहीं डाले जाते हैं, ठीक है? अब भाई सिनेमा के अंदर, मूवीज़ के अंदर कहीं न कहीं गीतों का क्या महत्व होता है, इसका इम्पोर्टेंस होता है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर हम समझेंगे एक-एक करके बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? सबसे पहले भाई भावनाओं की अभिव्यक्ति। भाई देखो भावनाओं की अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है कहीं न कहीं जो गीत होते हैं, कहीं न कहीं जो सॉन्ग होते हैं। कैसे करता है भाई? अब आप एक देशभक्ति वाली मूवी देख रहे हैं ना, अब उसके अंदर जो देशभक्ति वाले गीत गाए जा रहे हैं, वो गीत क्या काम कर रहा है? हमारी भावनाओं को ये एक्सप्रेस करने का काम तो कर रहा है। उन गीतों के माध्यम से, उन संगीत के माध्यम से कहीं न कहीं हम भाई अपनी भावनाएँ, अपने विचार जो है वो एक्सप्रेस करने का कहीं न कहीं काम कर पा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का काम भी करता है, भावनाओं, विचार को दिखाने का काम भी करता है कहीं न कहीं सॉन्ग, ठीक है? इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने भी कभी-कभार नोटिस किया ही होगा, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा सैड गाने सुनने लग जाते हो। खुश होते हो, तो नॉर्मल जो म्यूज़िक होते हैं वो सुनने लग जाते हो, है ना? तो अब आप सैड गाने सुनो तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी आपकी भावना, आपकी फीलिंग्स किस तरीके की है अभी उस समय में? दुःख भरी है, ठीक है? आप दुखी हो, ठीक है? और नॉर्मल गाने सुन रहे हो, तो आपकी फीलिंग अच्छी है, आप खुश हो कहीं न कहीं, है ना? तो ये कहीं न कहीं चीज़ें जो गाने हैं, जो संगीत है, वो कहीं न कहीं हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का काम भी कहीं न कहीं करते हैं, ठीक है? जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, कहीं न कहीं अपने आप को कनेक्ट करते हैं कहीं न कहीं इन संगीत के माध्यम से, इन सॉन्ग्स के माध्यम से, ठीक है भाई? इसके अलावा एक कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है भाई? जो गीत होते हैं, जो सॉन्ग होते हैं, वो कहीं न कहीं भाई फ़िल्म को, मूवीज़ को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं एक अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाता है, ठीक है? कई बार समय के बदलाव, रिश्तों की प्रगति या किसी घटना के असर को एक गीत में दिखाया जाता है। जैसे कि भाई मान लो मूवी के अंदर कोई एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे भाई मतलब कुछ भी सीन आ रहा है, इस तरीके का अलग-अलग तरीके के सीन्स आ रहे हैं, तब बहुत सारे सीन्स को दिखाने के लिए अब ज़रूरी थोड़ी कि भाई डायलॉग में मतलब एक-दूसरे से बात भी की जाए। भाई गाने के माध्यम से तो वो सीन दिखाए जा सकते हैं। तो गाने के माध्यम से भाई बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिखाता है और इसके ज़रिए कहीं न कहीं मूवी जो है वो
आगे बढ़ती है, ठीक है? तो कहानी को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं मूवीज़ को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है सॉन्ग, ठीक है भाई? इसके अलावा ये पात्रों की मन स्थिति को स्पष्ट करना। भाई देखो जो सॉन्ग है, जो गीत है, वो जो कैरेक्टर मूवी में दिखाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, वो कैसी सिचुएशन है, उसकी मन की स्थिति कैसी है, उसको भी स्पष्ट करने का काम कहीं न कहीं करते हैं, ठीक है? एक मोटिवेशनल गाना चले, देशभक्ति गाना चल रहा हो, ज़ाहिर-सी बात है भाई, वो एक उनकी स्थिति कैसी है, एक लव सॉन्ग चल रहा है, प्रेम से रिलेटेड सॉन्ग चल रहा है, तो उनकी स्थिति कैसी है। तो कहीं न कहीं जो सॉन्ग होते हैं, वो जो हमारे कैरेक्टर उनकी स्थिति को, उनके मन की स्थिति को भी दिखाने का काम कहीं न कहीं करता है, ठीक है भाई? इसके अलावा मनोरंजन का प्रमुख साधन भाई देखो और सबसे बड़ा इसका रोल होता है कि मनोरंजन दे प्रमुख साधन होता है भाई। अब मूवी के अंदर गीत ना हो, मूवी के अंदर सॉन्ग ना हो, तो कहीं न कहीं मूवी जो है ना थोड़ी-सी बेरंग हो जाती है, ठीक है? क्योंकि मज़ा नहीं आता है उसके बिना, ठीक है? तो कहीं न कहीं सॉन्ग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है भाई? इसके अलावा इस सांस्कृतिक पहचान को दर्शाना, तो फ़िल्म गीत भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दिखाने का भी कहीं न कहीं काम जो है वो करते हैं, ठीक है? अलग-अलग राज्य के लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा, त्योहारों और रीति-रिवाज़ों को कहीं न कहीं गीतों के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो किया जाता है, ठीक है? गीतों के माध्यम से भाषा, नृत्य, संगीत की विशेषताएँ भी कहीं न कहीं सामने आती है। अगर गीत ना होते तो डांस कैसे हो पाता, ठीक है? तो कहीं न कहीं गीतों के माध्यम से कहीं न कहीं भाषा, नृत्य ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं देखने को हमें मिल जाती हैं, ठीक है? इसके अलावा भी फ़िल्मों की लोकप्रियता बढ़ाना। भाई देखो, आप लोगों ने बहुत सी ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी ना, जो मतलब मूवीज़ इतनी अच्छी नहीं रही है, बट जो उनके सॉन्ग है, जो उनके गीत है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे। तो उन सॉन्ग के ज़रिए, उन गीतों के ज़रिए कहीं न कहीं वो मूवी जब बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो गई। जैसे कि जो इमरान हाशमी की मूवीज़ होती है, उसपे मेनली भाई जो उनकी मूवीज़ के सॉन्ग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट होते हैं। बट हो सकता है कुछ मूवी उनकी अच्छी ना हो, बट उनकी मूवीज़ के जो सॉन्ग होते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सुपर हिट चले जाते हैं ना। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, जो फेमस इसलिए है क्योंकि उनके जो सॉन्ग हैं, जो उनकी भाई म्यूज़िक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं फ़िल्मों की लोकप्रियता बढ़ाने का काम भी करती है, ये सॉन्ग, ये गीत, ठीक है भाई? इसके अलावा सामाजिक संदेश देने का माध्यम देखो भाई, फ़िल्मी गीत केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि शिक्षा, प्रेरणा का भी कहीं न कहीं एक साधन होता है, ठीक है? कई गीत देशभक्ति, एकता, महिला सम्मान, शिक्षा, पर्यावरण या सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कहीं न कहीं संदेश देते हैं। मैं देखो कई सारे ऐसे देशभक्ति गीत होते हैं जिनको मतलब गाने के बाद एक अलग ही देशभक्ति हमारे अंदर आ जाती है। कहीं न कहीं हम सारे लोग आपस में एक अपने आप को एक साथ एकजुट होता हुआ महसूस करते हैं, ठीक है? कई सारे ऐसे देशभक्ति गीत होते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ सॉन्ग होते हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं को सम्मान के लिए, शिक्षा, पर्यावरण इन सारी बुराइयों को कहीं न कहीं सॉन्ग के माध्यम से, गीतों के माध्यम से कहीं न कहीं लोगों के सामने लाने की कोशिश जो है कहीं न कहीं की जाती है, ठीक है? इसके अलावा फ़िल्म को यादगार बनाने के लिए भी सॉन्ग जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाता है। भाई देखो बहुत से ऐसे मूवीज़ हैं जो जिनके सॉन्ग आज तक याद किए जाते हैं, ठीक है? और उन्हीं सॉन्ग के ज़रिए, उन्हीं म्यूज़िक के ज़रिए, उन्हीं गीतों के ज़रिए कहीं न कहीं वो मूवी जो है आज के समय में भी याद की जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके गीत ही इतने अच्छे थे, है ना? गीत जो है, सॉन्ग जो है वो आज तक याद रह गए। उसी के कारण से कहीं न कहीं मूवीज़ भी वो याद रह गई, ठीक है? तो फ़िल्मों को यादगार बनाने में भी कहीं न कहीं सॉन्ग जो है, गीत जो है कहीं न कहीं अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं, ठीक है भाई? ये 8 इम्पोर्टेंस है इसकी तो हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है? आप याद कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा भाई आइटम गीतों का समाज पर प्रभाव। अब इन गीतों का जो आइटम गीत होते हैं, इनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले भाई युवाओं पर मानसिक प्रभाव। देखो भाई, आइटम गीत, तेज संगीत, चमकदार दृश्य और आकर्षक नृत्य के कारण युवाओं को जल्दी कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने भी आइटम गीत तो कभी न कभी देखे होंगे, आप लोगों को भी मज़ा आता है ना ऐसे गीत देखने में, है ना? सभी को मज़ा आता है, ठीक है? ऐसे गीत जो होते हैं कहीं न कहीं अलग चमकदार, आकर्षक उसमें डांस दिखाया जाता है, अलग ही तरीके का एक ग्लैमर कहीं न कहीं इसके अंदर दिखाने की कोशिश जो है वो की जाती है, जो कहीं न कहीं युवाओं को, जो आज का यूथ है उसको कहीं न कहीं अपनी ओर जल्दी अट्रैक्ट जो है वो कर लेता है और कहीं न कहीं बार-बार कहीं न कहीं ऐसे गीतों को देखने का, ऐसे गीतों को सुनने का कहीं न कहीं मन करता है और पढ़ाई-वढ़ाई सी जो चीज़ें, उन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं हमारा मूड जो है, दिमाग जो है कहीं न कहीं हटने लग जाता है। और कहीं न कहीं ऐसे गीतों के अंदर जो भाई चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसी तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं, उसी तरीके का स्टाइल, उसी तरीके की बोलचाल, उसी तरीके के भाई व्यवहार कहीं न कहीं हम अपनाने भी लग जाते हैं, ठीक है? तो इससे कहीं न कहीं हमारे मानसिक, हमारे दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे गीतों का, ठीक है? इसके अलावा ये महिलाओं की छवि पे असर, पर देखो सबसे ज़्यादा जो इसका आइटम गीतों को खराब प्रभाव जो पड़ता है ना, वो यही पड़ता है कि महिलाओं की छवि पे असर। जो ऐसे गीत होते हैं ना, ऐसे सॉन्ग जो होते हैं, उसके अंदर भाई कहीं न कहीं महिलाओं को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है, अलग ग्लैमरस उनके अंदर दिखाने की कोशिश की जाती है, जिसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, महिलाओं की छवि के ऊपर कहीं न कहीं इसका गलत इम्पैक्ट जो है वो कहीं न कहीं पड़ता है, ठीक है? कई आइटम गीतों में महिलाओं को आकर्षण की वस्तु की तरह कहीं न कहीं दिखाया जाता है कि महिलाएँ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है ऐसे गीतों के अंदर, ठीक है? इससे समाज में महिलाओं के प्रति गलत सोच जो है कहीं न कहीं पैदा
हो सकती है, ठीक है? लोग उनके व्यक्तित्व और मेहनत और प्रतिभा की बजाय उनके बाहरी रूप पर कहीं न कहीं ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है? यह महिलाओं के कहीं न कहीं गरिमा को, कहीं न कहीं जो उनकी रिस्पेक्ट है, उसको कहीं न कहीं कम करने का काम करता है, ठीक है? तो सबसे खराब प्रभाव क्या पड़ता है? महिलाओं की छवि पे जो असर पड़ता है ना इस सॉन्ग्स का, वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, ठीक है? इसके अलावा ये फैशन और जीवन शैली पे प्रभाव देखो भाई, आइटम गीतों में दिखाए जाने वाले कपड़े, नृत्य शैली और ग्लैमरस जीवन युवाओं को कहीं न कहीं प्रभावित करता है, ठीक है भाई? जैसे कि उसमें जो कपड़े दिखाए गए, जो नृत्य शैली दिखाई गई, वो सारी चीज़ क्या करते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में अपनाने लग जाते हैं, ठीक है? जो यूथ है, मेनली तो यूथ ही होता है, ठीक है? तो जो यूथ है, वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अपनाने लग जाता है, ठीक है? वह फ़िल्मी स्टाइल को अपनाने की कोशिश करने लग जाते हैं, वैसे कपड़े, वैसे ही डांस करने की कहीं न कहीं कोशिश करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारी फ़ैशन, हमारी जीवन शैली को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है? और भाई ज़ाहिर-सी बात है, उनकी जो लाइफ होती है, जो ग्लैमरस उसमें दिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं खर्चीला होता है, हम सब पे थोड़ी इतने पैसे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे जीवन शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित जो है वो करती है, ठीक है? इसके अलावा ये भाषा और बोलचाल पे असर, तो भाई देखो आइटम गीतों में कई बार ऐसे शब्दों या फिर ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है जो दोहरे अर्थ वाले या अशिष्ट होते हैं, मतलब सही मतलब थोड़ा उसका डबल मीनिंग होता है, ठीक है? ऐसे शब्दों का यूज़ भी कहीं न कहीं इन सॉन्ग्स के अंदर, इन गीतों के अंदर किया जाता है, ठीक है? जब ये गीत भाई लोकप्रिय हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तो बच्चा हो गया, युवा हो गया, हर कोई कहीं न कहीं उन्हीं वर्डों को कहीं न कहीं यूज़ करने लग जाता है, ठीक है? समझ रहे हो मतलब? डबल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, कहीं न कहीं ऐसे सॉन्ग्स के अंदर, ऐसे गीतों के अंदर डाले जाते हैं, जो कहीं न कहीं सॉन्ग फेमस हो गया, गीत फेमस हो गया, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, जो युवा है, जो बच्चा है, जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है इस गीत को, वो भी कहीं न कहीं ऐसे वर्डों का यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है? इससे कहीं न कहीं उनकी बोलचाल की भाषा पे कहीं न कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखाई देने को मिल जाता है, ठीक है? सामान्य बातचीत में भी हल्के या अनुचित शब्दों का प्रयोग बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो एक ये हमें भाई इम्पैक्ट कहीं न कहीं इसके ऊपर देखने को मिल जाता है, ठीक है? इसके अलावा ये मनोरंजन की सोच में बदलाव। अब मनोरंजन की सोच में बदलाव कैसे भाई देखो, आइटम गीत की लोकप्रियता से मनोरंजन की परिभाषा बदल सकती है। लोग कहानी, अभिनय या फिर संदेश से ज़्यादा चमक-दमक और नृत्य को महत्व कहीं न कहीं देने लग जाते हैं। देखो आजकल की मूवीज़ में तो कहीं न कहीं आइटम गीत तो डाला ही जाता है। ज़्यादातर मूवी में कहीं न कहीं आइटम गीत जो है वो डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि अब लोग को ये सारी चीज़ें पसंद आने लगी है, ठीक है? अब मनोरंजन के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे लोगों को यही चीज़ पसंद आने लगी है और जो फ़िल्म और डायरेक्टर उन्हें समझ में आ गई भैया हाँ, यही चीज़ पसंद आती है लोगों को, तो कहीं न कहीं वो भी ऐसी ही चीज़ों को कहीं न कहीं मूवीज़ के अंदर डालने लग जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा इन नैतिक मूल्यों पर प्रभाव देखो भाई, कुछ आइटम गीतों में ऐसे दृश्य, भाव दिखाए जाते हैं जो पारंपरिक नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाते, ठीक है? बार-बार ऐसे दृश्यों को देखने से युवाओं की सोच में बदलाव आ सकता है, ठीक है? समझ रहे हो ना कैसे? मतलब ऐसे जो सॉन्ग्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसे सॉन्ग्स के अंदर, ऐसे गीतों के अंदर, कहीं न कहीं समाज की जो सोसाइटी की दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है? तो इससे कहीं न कहीं यूथ के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसे दृश्यों को देखने से, ठीक है? इसके अलावा भाई सकारात्मक पक्ष भी है। भाई देखो, हर आइटम गीत का प्रभाव नकारात्मक ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कुछ लोग इन्हें केवल नृत्य, संगीत और मनोरंजन के रूप में देखते हैं, ठीक है भाई देखो, अब हर चीज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़े, ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर पॉज़िटिव भी हमें देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आइटम के जो होते हैं, ज़रूरी है कि इसका हर बार नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े, उसका कहीं न कहीं इसमें पॉज़िटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है? ये गीत फ़िल्मों को लोकप्रिय बनाने और कलाकारों को मंच देने का काम भी कहीं न कहीं करते हैं। भाई देखो, जो कुछ बहुत सारे ऐसे आइटम गीत हैं, उनके फ़ेमस होने के कारण कहीं न कहीं उनकी मूवीज़ जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? इसके अलावा सामाजिक चर्चा को बढ़ावा, तो भाई देखो आइटम गीत को लेकर सामान्य बहस होती रहती है, क्या सही है, क्या गलत है? ये चर्चा लोगों को सिनेमा के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर कहीं न कहीं करती है, ठीक है? अभिभावक, शिक्षक और समाजशास्त्री युवाओं के मार्गदर्शन में कहीं न कहीं ध्यान देते हैं। इसी तरह ये गीत अप्रत्यक्ष रूप से जागरूकता भी बढ़ाते हैं। भाई देखो, सामाजिक चर्चा को बढ़ावा, भाई देखो ये जो आइटम गीत होते हैं ना, ये कहीं न कहीं सामाजिक चर्चा को भी कहीं न कहीं बढ़ावा जो है वो देने का काम करते हैं। सामाजिक चर्चा को बढ़ावा देने का कैसे काम करते हैं? भाई देखो, अब ऐसी बात है, आइटम गीत आया तो उसमें समाज की सोसाइटी में चर्चा होती है कि भाई इस ये गीत में ये चीज़ दिखाई गई, क्या ये सही था? कोई इसका भाई कोई होगा जो भाई इसका पक्ष लेगा कि हाँ भाई सही था, कोई पक्ष लेगा भाई नहीं सही नहीं था। इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं, इस तरीके की चीज़ें बहसबाजी जो चलती रहती है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, इन सारी चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं चर्चा जो है वो चलती रहती है, ठीक है? तो बस भाई लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन निष्कर्ष तय कर देना है, आप लोगों का क्वेश्चन पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई? आई होप चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? बस आपको आइटम की नेगेटिव चीज़ें बताने की, बस क्या-क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, बस समझ लो ना, समाज के ऊपर ही बुरा ही प्रभाव पड़ता है ऐसी चीज़ों का, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? लास्ट में हम लोगों को कंक्लूज़न ऐड कर देना है।